विच कंपनीज डू यू थिंक अगर आज वो टेढ़ी हो जाए तो सब क्रिएट कर सकती है? रैकेस सबसे ज्यादा गूगल का है, क्योंकि 80% फोन में बैठा हुआ है गूगल। तो आपने अभी देखा गूगल आपकी सारी फोटोज कॉपी करता है, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स सारे जानता है, ड्राइव की फाइल्स देखता है और आपके सारे डिटेल्स लिंक्ड हैं सिर्फ एक जीमेल आईडी से। यदि मुझे डिटेल चाहिए, मुझे सिर्फ आपका जीमेल हैक करना है, तो रिस्क तो बहुत बड़ा है ना। तो जीमेल कैसे हैक कर सकते हैं? 12 तरीके बताऊंगा जीमेल हैक करने के, तो मुझे आपकी सारी कुंडली मिल जाएगी। पिछले 15 साल कोई लोकेशंस, पिक्चर्स, बैंक अकाउंट डिटेल, पासवर्ड्स, सब कुछ निकाल दूंगा। और तो और मैं आपके फोन में कुछ रिमोटली इंस्टॉल भी कर सकता हूँ। इतना आसान है क्या? आप प्ले स्टोर खोलो। eSIM करना चाहिए यूज की नहीं करना चाहिए, उससे सिम स्वैपिंग के चांसेस खत्म हो जाते हैं। कौन सी कंट्री में सबसे ज्यादा होते हैं क्राइम्स? ऑस्ट्रेलिया में लास्ट ईयर करीब $3 बिलियन का फ्रॉड हुआ। यूएस के अंदर 13 बिलियन है। इंडिया के करीब 1 लाख करोड़ से ज्यादा का हर साल। चाइना में नहीं होते? चाइना में नहीं होता, क्योंकि चाइना का डेटा किसी के पास नहीं है ना, वहाँ कोई सोशल मीडिया चलेगा आपका, उनका सब कुछ अपना है। कौन सी कंट्री ऐसी है जो ओवरनाइट किसी दूसरी कंट्री का पूरा सर्वर डाउन कर सकती है, इंटरनेट शट डाउन कर सकती है? सबसे टॉप लेवल जो ऑफेंसिव हैकिंग है वो रशिया की। चाइना इंडिया में बहुत सारे अटैक करता है। चाइना सबसे ज्यादा टारगेटेड एंटिटीज होती हैं, जैसे आपके एनर्जी सेक्टर, डैम है, आपके बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर, हेल्थ सेक्टर है, तो सबसे ज्यादा अटैक इन पर होता है। Chinese hack of major telecommunications companies. Tell me a state या सिटी जहाँ पे सबसे ज्यादा क्राइम होता है। राजस्थान तो इस समय ऑलमोस्ट नंबर 1 है। नोएडा में कॉल सेंटर पकड़े गए, कर्नाटका में बहुत ज्यादा ऑपरेशंस हो रहे हैं। जहाँ पे भी बॉर्डर होगा वहाँ कोई ना कोई हॉटस्पॉट बन जाता है। किसी के पास मेरी आधार कार्ड डिटेल्स हो, आधार कार्ड का नंबर हो, तो वो क्या कर सकता है उससे? आज के हमारे गेस्ट हैं अमित दुबे, इंडिया के एक टॉप साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट। उन्होंने बताया कैसे एक सिंपल फोन कॉल से कोई आपका अकाउंट हैक कर सकता है और फेसबुक आपके फोन से क्या क्या ट्रैक करता है, कैसे एक OTP के थ्रू आपका पूरा फाइनेंशियल सिस्टम हैक हो सकता है। आज हम उनसे जानेंगे कैसे एक फोन कॉल से आपका जीमेल हैक हो सकता है, क्या आपका आधार कार्ड मिसयूज हो सकता है और किस तरह क्वांटम कंप्यूटिंग फ्यूचर के साइबर अटैक्स का फेस बदलने वाले हैं। इस कॉन्वर्सेशन के बाद एक चीज तो क्लियर हो गई दैट डिजिटल सेफ्टी इज नॉट अ लग्जरी, इट्स अ नेसेसिटी, क्योंकि एक केयरलेस क्लिक पूरी बिजनेस फाउंडेशन हिला सकता है। इसीलिए मुझे एसुस के एक्सपर्ट बुक P सीरीज जेन्युइनली अलग लगते हैं। ये लैपटॉप प्रोफेशनल्स के लिए बने हैं जिनके लिए डेटा इज एवरीथिंग। इसमें है बिल्ट इन रैंसमवेयर प्रोटेक्शन दैट कीप्स योर वर्क एंड आइडिया सेफ, ऑथेंटिक विंडोज OS विद सपोर्ट फॉर BitLocker इंक्रिप्शन प्लस 8 डिजिट पासवर्ड प्रोटेक्शन, ताकि अगर लैपटॉप चोरी भी हो जाए तो डेटा कभी लीक ना हो, और सेल्फ हीलिंग बायोस विद 5 years सिक्योरिटी अपडेट, ताकि बायोस पे अटैक हुआ तो भी ये खुद को रिपेयर कर लेता है। एंड द बेस्ट पार्ट इज फ्री McAfee प्लस प्रीमियम एंटीवायरस सब्सक्रिप्शन वर्थ ₹3,900 फॉर 1 year। दिस इज अ लैपटॉप जो सिर्फ परफॉर्मेंस नहीं, पीस ऑफ माइंड भी देता है। ये एपिसोड एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज के टाइम पे स्मार्ट होने का मतलब है सिक्योर रहना। और अगर आपको अपना काम, डेटा और ग्रोथ सेफ रखनी है, check out the ASUS Expert Book P series. It's built for those who mean business. ये Flipkart पे अवेलेबल है। The link is in the description. जैसे कि अभी केस आया, इंडिया के टॉप 20 लोगों में उनका नाम होगा, रिचेस्ट लोगों में। अच्छा। तो बोलते हैं कि यार मिलना है तुमसे, तो नाम सुन, सर बिल्कुल कभी मिल सकता है। नहीं बोले अभी मिलना है, और कमिश्नर साहब ने नंबर दिया है कि आप। अच्छा, उनका डायरेक्टिव होना है? हाँ। अच्छा, सबका डायरेक्ट ही आता है भाई। इसमें कोई इसलिए तो क्योंकि कोई मीडिएटर होगा ना तो ज्यादा रिस्क हो जाएगा। ट्रू। तो उनकी प्रॉब्लम ये थी, मैं गया कनॉट प्लेस। उन्होंने बोला मिलना है अभी। हाँ, तो मैं कनॉट प्लेस गया तो बोले कोई मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। ठीक है, मैसेज कहाँ से आ रहा है? व्हाट्सएप नंबर है, वहां से आ रहा है। तो मैंने कहा तो वर्चुअल नंबर है, इसमें लंदन का नंबर आ रहा है। हाँ, वो उनको लग रहा था कि बंदा लंदन में है, पर बिकॉज वर्चुअल नंबर तो कहीं से भी ऑपरेट हो जाएगा। तो मैंने कहा है तो आसपास के ही। तो बोलते हैं कि मुझे ये बंदा मेरी वाइफ की कुछ नेकेड पिक्चर्स भेज रहा है, ऑब्सीन पिक्चर्स। ओके, प्रॉब्लम ये है कि मेरा
कोई आईपीओ आने वाला है, कुछ बड़ा कुछ काम होने वाला है, तो मेरे पर प्रेशर है कि यदि कुछ ऐसा बवाल होता है तो वो एम्पर करेगा उसको। आई डोंट वांट एनी मीडिया इन्वॉल्वमेंट हियर, तो मैं पुलिस के पास नहीं जा सकता। अब कैसे पकड़ेंगे इसको? तो मैंने कहा आपने कोई पैसा वैसा तो नहीं दिया? बोले मैं दे चुका हूँ। तो मैंने कहा कहाँ दिया? तो बिटकॉइन वॉलेट एक शेयर किया। तो बिटकॉइन लेजर आप ट्रैक कर सकते हो पैसा किस वॉलेट से कहाँ मूव कर रहा है, बट यू कांट फाइंड दी ओनर ऑफ द वॉलेट। तो पैसा मूव होकर एक वॉलेट में पाक था, मैं देख लिया कुछ 10 वॉलेट्स में था। तो मैंने कहा कि देखो ये बंदा जो भी है तो स्मार्ट, ये वेट करेगा, अभी इतनी जल्दी तो कन्वर्ट करेगा नहीं एक्सचेंज से। लेकिन इनका प्रेशर ये था कि और पैसा मांग रहा है और आईपीओ आने वाला है, तो मैं तो देना पड़ेगा यार कुछ ना कुछ। तो मैंने कहा वो फोटो दिखाओ मुझे। मैंने फोटो देखी, तो जब मैंने सारी फोटो देखी तो करीब 17-18 पिक्चर्स थी उनकी वाइफ की। मैंने कहा ये तो मॉर्फ पिक्चर्स। बोले हाँ मॉर्फ है। अच्छा, एआई से बस बनी हुई इधर उधर से बस फोटो लगा दिया, बॉडी रियलिस्टिक है, इतनी रियलिस्टिक है कि बोले मीडिया में जाएंगी तो हम कैसे डिफेंड करेंगे कि मॉर्फ्ड। इवन इफ इट इज मॉर्फ्ड, मेरा तो डैमेज हो जाएगा। फेक पिक्चर्स। अब सोचिए कि इतना बड़ा आदमी, इतना पावरफुल आदमी 17 डी पिक्चर्स के चक्कर में फंस गया है। अब इस सिचुएशन से कैसे बाहर है? 17 फेक पिक्चर्स हैं, सिर्फ फेक। तो मैंने फिर देखा बार बार, तो मैंने कहा कि आप जब एआई से पिक्चर जनरेट करते हो तो आपको एक ओरिजिनल पिक्चर देना होता है, देन यू कैन जनरेट। तो मैंने कहा इसके जो फेसेस है ना वो अलग अलग पिक्चर से जनरेटेड है, क्योंकि हर बार लुक अलग है, जो उनका ज्वेलरी कुछ पैटर्न अलग था। तो मैंने कहा कि ये ओरिजिनल पिक्चर्स कहाँ हैं? बोले वो उसके इंस्टा या फेसबुक में होंगी। तो मैंने कहा ढूंढते हैं। तो हमने वो पिक्चर्स निकाली जो ओरिजिनल पिक्चर्स थी। जब आप ओरिजिनल पिक्चर्स अपलोड करते हो ना, तो आप हर पिक्चर का एक यूनिक आईडी बन जाता है। वो मैंने नोट डाउन करने शुरू किए। सो वी मैप्ड ऑल दोस पिक्चर्स विद द ओरिजिनल पिक्चर्स, जहां से रेफरेंस पिक्चर्स ली गई। मैंने कहा 2 दिन में बता दूंगा सर कौन है बंदा। 2 दिन बाद आइडेंटिफाई किया, वो बंदा अरेस्ट भी करवाया। तो कैसे? फिर उन्होंने पूछा कि कैसे पकड़ा। मैंने कहा सर सिंपल सा लॉजिक है, आप जब भी इंटरनेट पर कुछ एक्सेस करते हो तो आप उस चीज को डाउनलोड करते हो। बिना डाउनलोड किए आप कुछ एक्सेस कर ही नहीं सकते। एक्चुअली द टेक्निकल एक्शन इज डाउनलोडिंग इट। तभी तो आप देखोगे वो टैम्प फोल्डर में डाउनलोड होता है, इसलिए यू डोंट कंसीडर इट डाउनलोडिंग थिंग। तो जिसने पिक्चर्स देखी वो सर्वर से तो डाउनलोड हुई है। सर्वर कीप्स अ लॉग ऑफ एवरी सच एक्टिविटी। तो जब मैंने फेसबुक से पूछा कि भाई पिछले 3 महीनों में कौन कौन है जिसने 17 पिक्चर्स डाउनलोड किया, सो दे कुड गिव मी अ डिटेल्ड प्रोफाइल लिस्ट कि इतने लोगों ने किया। काफी बड़ी लिस्ट थी। अब मेरा काम था उसमें से 0 डाउन करना कि कौन ऐसा है जो ये हो सकता है, विद लोकेशन वाइज, विद प्रॉक्सिमिटी वाइज, विद फैन हो सकता है कुछ। पर मुझे एक चीज ने हेल्प कर दी कि एक ही व्यक्ति था उसमें से जिसने 17 की 17 डाउनलोड की थी। बाकी किसी ने सारी डाउनलोड, बाकी किसी ने 4 देखी। 4 देख के छोड़ देते हो आप, 5 देख, मतलब बिकॉज रैंडम थी इधर की। एक ही बार अपलोड होगा तो शायद 4 देखते हो। सो देयर आर समटाइम्स दीज काइंड ऑफ चांसेस वर्क्स, एंड वो बंदा बड़े आसानी से ट्रैप हो गया। वरना मुझे टाइम लगता क्योंकि 550 के करीब प्रोफाइल उन्होंने भेजे थे। पर मैंने कहा एक ही है, इसने 17 देखी है। तो ये वो इतना इजी होता है टू ढूंढना यूनिक आईडी एंड ये सब? इजी नहीं होता, लेकिन अब इजी बनाना पड़ता है विद एआई एंड ऑल। देखिए हमें पर ऐसे भी केसेस आते हैं कि एक लेडी है, एक बहुत बड़े मीडिया हाउस को रन करती हैं वो। बट पहले ये बता उनके साथ हुआ क्या? 17 फोटो क्या? तो बेसिकली उनकी एक्स कलीग था, उनकी वाइफ का एक्स कलीग था, और वो अपॉर्चुनिटी उसको लगी कि यार इस समय तो प्रेशर में आ ही जाएंगे। एंड कुछ अगर इतने बड़े आदमी की फैमिली से रिलेटेड है तो वो सामने वाला भी तो बड़ा ही होगा। नहीं, बड़ा नहीं, जरूरी नहीं है। अच्छा, ऐसे ऑफिस में था कि? अरे बहुत सारे इनसाइडर होते हैं, बहुत सारी चीजें सोशल मीडिया से निकल आती हैं जो आप अननोइंगली, अनकॉन्शियसली शेयर कर देते हो। आप नहीं शेयर कर रहे, सामने वाला शेयर कर रहा है। कोई ना कोई कर रहा है। हाँ, जैसे आप गोवा घूमने गए, वहां पिक्चर ले ली, आप सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं हो, आपने पिक्चर पोस्ट नहीं की, पर उनमें से किसी ने कर दी जो आपके साथ थे, तो भी आपकी लोकेशन गई है। अब ये चीज आपको नहीं पता है कि आपकी लोकेशन बाहर लीक्ड है। उसकी को यूज करके कोई आपको कॉल करे कि सर मैं आपको गोवा में देखा है ना, आई वाज इम्प्रेस्ड, तो आप इमीडिएटली ट्रस्ट करोगे, क्योंकि आपको लगेगा यार मैं तो कहीं डाला नहीं है। ये ह्यूमन ब्रेन की कमजोरी है कि जो चीज आपने नहीं शेयर की है वो किसी और से शेयर हो तो आप उस पर ट्रस्ट कर लेते हो। और यही रूट कॉज है सारे साइबर क्राइम का। जितने साइबर क्राइम होते हैं, आप गौर से देखना, ये क्रिमिनल का पहला अटेम्प्ट नहीं होता जब आपको कॉल करता है, वो यूपीएससी का 3rd अटेम्प्ट होता है। पहले अटेम्प्ट में वो रेकी करता है, रिकॉग्निसेंस करता है, बिकॉज आपका इतना डेटा बाहर है।
उसके बाद वो आपकी वल्नरेबिलिटी आइडेंटिफाई करता है कि इसको कैसे फंसाया जा सकता है। उसके बाद वो अटैक वेक्टर तैयार करके एक्सप्लॉइट करता है, फाइनल जो इंटरव्यू राउंड होता है जिसमें वो आपको कॉल करता है। बट बिफोर दैट आपके पास 2-3 ऑप्शन थे जब आप बच सकते, पर चूंकि वो इतना इजीली बाहर है, लीक्ड हो रहे हैं और आप अनकॉन्शियसली कर रहे हो, तो उनके लिए आसान है। जिस somebody, मैं एक बार बात कर रहा था किसी साइबर एक्सपर्ट से, एंड मैं बोला कि यार जो डेटा बाहर है, नॉर्मल लोग अगर इतने एक्सपोज्ड हैं, तो हम लोग जो इतने ज़्यादा पब्लिक में है, हमारा इतना डेटा बाहर है, तो हमारी तो बैंड ही बजी हुई है, कोई कुछ भी कर सकता है। आपने कभी देखा क्या डेटा जाता है? कभी चेक किया? मैं आपको बताता हूँ कैसे, और ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए लोगों के पास, बिकॉज आपका पॉडकास्ट इतने लोग देखते हैं और ये बेसिक सी चीज़ है। आप प्ले स्टोर पर जाएं और कोई एप्लीकेशन सर्च करें, जैसे मैं फेसबुक सर्च करता हूँ, तो फेसबुक का आइकन आ जाएगा, उसमें दिखाई देगा कि फेसबुक के 10 बिलियन डाउनलोड हैं। दुनिया में लोग कितने हैं? 8 बिलियन। इंटरनेट कितने लोग यूज करते हैं? 4 बिलियन। 10 बिलियन डाउनलोड हैं भाई के। रिपीटेटिव डाउनलोड भी हो सकते हैं, बट स्टिल दिस इज अ बिग नंबर। मैंने डिलीट करके 4 बार डाउनलोड कर लिया, बट स्टिल इट इज अ बिग नंबर, बिकॉज 10 बिलियन किसी और की नहीं है। मतलब वो पैटर्न तो बाकियों के लिए भी अप्लाई होता है। फिर आप क्लिक करके अंदर जाओगे तो एक ऑप्शन दिखाई देगा सी डिटेल्स करके, छुपा हुआ होता है ग्रीन कलर में, सी डिटेल्स। उसको क्लिक करेंगे तो एक पेज पर पहुंचेंगे जहां फेसबुक खुद बताएगा कि मैं क्या क्या डेटा आपका लेता रहा हूं पिछले 15-20 साल से, जब सिर्फ अब यूज कर रहा हूं। अब ये डेटा देखते हैं क्या है। सबसे ऊपर होगा कि आपकी हर सेकंड की लोकेशन लेता हूं मैं, जीपीएस, सेल आईडी, आईपी एड्रेस, एवरीथिंग। फिर वो आपका सारा फाइनेंशियल डिटेल्स लेता हूं मैं, हर सेकंड की। पेमेंट रिकॉर्ड, परचेज हिस्ट्री, क्रेडिट स्कोर ऊपर लिखा होगा, मैं सब ले लेता हूँ। फिर आपके सारे हेल्थ रिकॉर्ड्स लेता हूँ, कितना आप सोफे पे बैठते हो, कितना सीढ़ियाँ चढ़ते हो, कितना दौड़ते हो, और बेस्ड ऑन योर एज दे कैन मैप इट टू योर फिटनेस ऑल्सो। तो 2 साल के बाद आपके घर की घंटी बजे और कोई भाई साहब आके बोले दवाई खा लो, हार्ट अटैक आने वाला है, तो खा लेना, क्योंकि फेसबुक को तो पता है। उसके और नीचे जाओगे तो आपके सारे फोटोज, आपके सारे वीडियोज, आपके सारे कॉन्टैक्ट लिस्ट। फिर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आएगी, नेम, ईमेल एड्रेस, एड्रेस, आपके घर का पता। जब आपने फेसबुक पे अकाउंट खोला तो अपने घर का पता बताया था क्या? कोई नहीं बताता। और ये जो ऊपर इंफॉर्मेशन मैं बता रहा हूं, ये कभी आपने किसी एडिट बॉक्स के थ्रू फिल की ही नहीं होगी। ये बस लोकेशन के थ्रू मैप कर रहा है। ये कैसे निकल रही है, ये ट्रिक है। लोकेशन तो पैरामीटर है, लेकिन आप देख रहे हो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, मतलब आपके सारे एसएमएस पढ़ रहा है, जो विड्रॉल है, ट्रांजेक्शन है, ऐप से ऐप मूव कर रहा है, ईमेल सारे पढ़ रहा है, तो उसमें भी अलर्ट्स आते हैं। एंड सिलेक्टिवली उस चीज को यूज भी कर रहा है, बिकॉज ईमेल तो आपकी 1000 ईमेल हो सकती है, बट उसको पता है कि कौन सी ईमेल्स किस पर्पज से मुझे प्रोफाइलिंग के लिए यूज कर लेनी है। फिर उसके आगे जाओगे तो लिखेगा कि पॉलिटिकल और रिलीजियस बिलीफ भी मुझे आपका पता है, मतलब आपने लास्ट टाइम वोट किसको दिया, आई नो इट। आप रिलीजन के प्रति कितना सॉफ्ट हार्ट लिबरल हैं, आप गूगल करके दिखाना ऊपर ग्राफिक्स में जो मैं बोल रहा हूँ। रिलीजियस बिलीफ पता, आप कितने कट्टर हैं, कितने सॉफ्ट हैं अपने रिलीजन के प्रति, एंड योर सेक्सुअल ओरिएंटेशन ऑल्सो। एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन का मतलब ये नहीं कि आप मेल या फीमेल हैं, योर इंटेंट्स टुवर्ड्स LGBTQ+ कम्युनिटी। तो ये कैसे पता? दैट एक्सटेंट देखा है, आप पढ़ो। फिर उसके और आगे जाओ, अभी मैं पूरा खत्म नहीं किया। आप स्क्रॉल करते जाओ, आपको मजा आता जाएगा कि यार ये डेटा क्यों लिया जा रहा है। फिर उसके आगे आप जाओगे तो यू विल हैव सो फाइनेंशियल, हेल्थ, कॉन्टैक्ट्स, फोटोज, ये सारे एड्रेस जब मैं आपको बोल रहा हूँ ना, आप एक बिल्डिंग में रह रहे हो, लोकेशन एक ही है पर सबका एड्रेस अलग होता है। सो दिस इज नॉट कि वो आपकी लोकेशन ले रहे हैं इसलिए एड्रेस पता है, क्योंकि आप 14th फ्लोर पे रह रहे हैं, इस ब्लॉक में रह रहे हैं, ये तक उनको पता है। मेंशन क्या हुआ है कि हम लेते हैं। ये सारा डेटा जब तक आप नहीं देखेंगे, खुद नहीं देखेंगे, आप टीवी में सुनते होंगे, आप नीचे, हाँ, और नीचे होगा कि मैं आपकी आवाजें सुनता हूं, उसमें लिखा है वी ऑल वॉइसेस, वी हियर ऑल वॉइसेस। तो फोन लोग कहते हैं साहब साफ सुनता है, अरे वो कह रहे हैं कि सुनता है यार। अब उसमें क्या और मैं क्या एक्सेप्ट नहीं बता के ही ले रहे हैं भाई। तो इसमें कोई, फिर वो उसमें होगा सारी साउंड रिकॉर्डिंग, यदि आप कॉल रिकॉर्ड करते हो तो वो भी मैं एक्सेस कर लेता हूँ। फिर आप वॉइस नोट्स भेजते हो व्हाट्सएप पे तो वो भी मैं कॉपी करता हूँ। तो फिर बचा क्या? और ये अभी सिर्फ मिनिमम डेटा है। यदि आप इसके और आगे जाएंगे, क्योंकि आई एम नॉट अगेंस्ट फेसबुक और एनी एप्लीकेशन, तो मैं गूगल की भी बुराई करूंगा। प्रॉब्लम ये है कि ये सब आपकी परमिशन के साथ लिया गया है। गूगल का डेटा देखिए, आप ऑल परमिशन एक्सेप्ट कर। हाँ, ऐसा नहीं है कुछ इलीगल, कुछ नहीं हो रहा उसमें। गूगल क्या लेता है, तो गूगल को भी आपकी हर सेकंड की लोकेशन पता है। गूगल आपकी सारी फोटोज कॉपी करता है, गूगल आपके
फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स सारे जानता है, गूगल आपके ड्राइव की फाइल्स देखता है, उसमें बैकअप्स क्या हैं, आपके सॉर्ट ऑफ इवेंट्स, कैलेंडर इवेंट्स देखते जाएंगे आप। गूगल डैशबोर्ड खोल के देख लीजिए, आपकी सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। और आपके सारे डिटेल्स लिंक्ड हैं सिर्फ एक जीमेल आईडी से। आप रिस्क देखिए कितना बड़ा है। यदि मुझे डिटेल चाहिए, मुझे सिर्फ आपका जीमेल हैक करना है, और मैं बैठे बैठे 12 तरीके बताऊंगा जीमेल हैक करने के, जो तरीके मुझे बच्चों ने सिखाए। बच्चों ने, मतलब एक तरीका ऐसे नहीं जिसके लिए आपको टेक्निकली बहुत एक्सपर्ट होना पड़े। तो रिस्क तो बहुत बड़ा है ना। तो अगर जीमेल हैक हो गया फिर तो मुझे आपकी सारी कुंडली मिल जाएगी, पिछले 15 साल कोई लोकेशंस, पिक्चर्स, बैंक अकाउंट डिटेल, पासवर्ड्स, बैकअप, सब कुछ। चैट बैकअप्स हैं तो वो भी निकाल लूंगा, सब कुछ निकाल लूंगा। और तो और मैं आपके फ़ोन में कुछ रिमोटली इंस्टॉल भी कर सकता हूँ। इतना आसान है क्या? आप प्ले स्टोर खोलो, तभी तो मैं दिखा के नहीं, बता मैं जैसे अगर ऐप स्टोर पे हूँ मान लो, तो डिफिकल्ट है कि नहीं? एप्पल ऐप स्टोर पर थोड़ा सा सिक्योर है, पर मैं ऐप स्टोर के लिए अटैक वेक्टर चेंज कर दूंगा। जैसे कि मैं OTP जब चुराता हूँ तो वो चाहे आईफोन पे आए चाहे एंड्रॉइड पे आए, डजंट OTP तो OTP आए, वो तरीके तो सेम अप्लाई हो ही जाएंगे। लेकिन एंड्रॉइड कुछ और वल्नरेबिलिटीज देता है। एंड्रॉइड में कुछ चीज़ें और भी आसान होती हैं बिकॉज ऑफ ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म। पर 80% मार्केट तो एंड्रॉइड ही है ना। लोगों को परेशानी तो वही होगी ना। और आईफोन यूजर का भी मैं बता दूं, जितने डिजिटल अरेस्ट के केस हुए हैं उसमें से सबके हाथ में आईफोन ही था। कोई गरीब तो लुटा नहीं है। कभी ऐसा तो नहीं हुआ कि यार मुझे 1 महीने तक डिजिटल अरेस्ट करके रखा, 10,000 रुपये निकल गए मेरे। ऐसा सुना कभी आपने? तो फिर आईफोन ने क्या किया? यहाँ फैक्टर चेंज हो गया। प्रॉब्लम यह है कि criminal will never hack your devices to reach to you. Criminal will always hack you to reach to your devices. जो मैं OTP चुराने के तरीके भी बताऊंगा वो आपको हैक करूंगा, आपकी डिवाइस नहीं हैक करूंगा मैं। तो आप करते रहो सिक्योरिटी। यदि कोई 4 सेटिंग चेंज करके मैं आपको सिक्योर कर लेता या एक ऐप इंस्टॉल करा के सिक्योर कर लेता, तो फिर ट्विटर क्यों हैक होता, फिर सॉफ्टबैंक क्यों हैक होता, फिर डोमिनोज क्यों हैक होता, फिर कॉग्निजेंट क्यों हैक होता, फिर सोनी टीवी क्यों हैक होता? इनके पास बजट नहीं था, एंटीवायरस नहीं था। तो क्या है सोल्यूशन इसका? आपने देखा कि कभी एक कैंपेन चलती है, हजारों करोड़ों खर्चा हो गया कि डोंट शेयर OTPs। अमिताभ बच्चन से लेकर नवाजुद्दीन सिद्दीकी तक हर आदमी पोस्टर लगा के डोंट शेयर OTPs। आपको क्या लगता है लोग OTP बांटते फिर रहे हैं? मतलब आज तक मेरे पास कोई ऐसा केस नहीं आया जिसमें OTP, राज भाई अपना OTP देना, हाँ लिखो ना, अरे बैंक वाला हाँ वो भी लिखो। ऐसे हो सकता है? मतलब हम पब्लिक को इतना बेवकूफ समझ रहे हैं कि वो OTP बांटते फिर रही है, और फिर हम एक कैंपेन चला रहे हैं। OTP कभी ऐसे नहीं जाता। OTP लेने की एक ट्रिक होती है। जब तक वो ट्रिक नहीं बताओगे, मैं कितना भी अकलमंद हूं, मैंने कितनी बार भी ये सुन लिया है कि OTP मत देना, मैं गलती कर दूंगा। एंड आई विल गिव यू सिनेरियोस, बिल्कुल कहानी सुना के बताऊंगा कैसे गलती करोगे। तो फिर कैंपेन वेस्ट है ना। क्यों वेस्ट कर रहे हो भाई? ये पोस्टर लगा के डोंट शेयर OTP। दूसरी चीज, कभी आपने कोई केस देखा कि क्रिमिनल ने आपका पासवर्ड मांग लिया हो? कभी किसी FIR में, किसी कंप्लेंट में पासवर्ड वो मांग ही नहीं सकता, क्योंकि पासवर्ड मांगेगा तो उसको 10 मिनट लगेगा समझने में कि राज @123 है, कि राज समानी @123 और फिर R कैपिटल है कि S कैपिटल है, सो मेनी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस, @ है कि 8 है। वो ये रिस्क लेते ही नहीं। और बिना पासवर्ड और OTP दोनों यूज के पैसा नहीं निकल सकता। OTP चलो ले लिया उसने, पासवर्ड कैसे लिया? पासवर्ड उसके पास ऑलरेडी होता है। तो चाहे आप कॉम्प्लेक्स कर लो पासवर्ड, चाहे सिंपल कर लो। तो जो दूसरी एक कैंपेन चलती है ना कि हाँ साहब 10 टिप बता देना, तो एक साइबर एक्सपर्ट आएगा, पासवर्ड कॉम्प्लेक्स होना चाहिए। अच्छा कैसे? उसमें एक @ हो, स्पेशल कैरेक्टर हो, इतने लेंथ का, सारी कहानी सुनाएगा। कर लो एक्सपर्ट, कर लो कॉम्प्लेक्स। आज तो मैं क्या लगता है कि क्रिमिनल आपका पासवर्ड गेस कर रहा है बैठ के, इसका पासवर्ड ना ऐसा हुआ। ये मतलब वेस्ट ऑफ एनर्जी है। क्रिमिनल के पास एज इट इज पासवर्ड होता है भाई, चाहे कॉम्प्लेक्स हो चाहे सिंपल हो। अब वो सिंपल है कॉम्प्लेक्स, उससे क्या फर्क पड़ता है? कॉपी पेस्ट करना है। हाँ, उसको फर्क नहीं पड़ता इस चीज से कि तुमने बहुत कॉम्प्लेक्स, वो हंसता और होगा कि बड़ा मजा। मैं आपको भी कुछ हैक करके दिखाऊंगा बाद में, तो हम देखेंगे कि मतलब जब मुझे समझ में आता कि यार कितना कॉम्प्लेक्स पासवर्ड है और इतनी आसानी से तो निकल रहा है। क्योंकि मैं डेली क्रिमिनल्स के साथ डील कर रहा हूँ, एंड आई ऑलवेज कोट दिस इन माय सेशंस कि व्हाटएवर आई हैव लर्नड इन माय लाइफ, आई हैव लर्नड थ्रू क्रिमिनल्स, बिकॉज दे आर इनोवेटर्स। दे ऑलवेज इन्वेंट समथिंग एंड मुझे सरप्राइज कर देते हैं। अभी
11 तारीख को मूवी क्विक का एक पैच रिलीज हुआ और 48 घंटे के अंदर 40 करोड़ रुपए निकल गए 12 और 13 तारीख को। तो मैं एक टीवी डिबेट में बोल रहा था, 2 चीजें बड़ी अच्छी बताऊंगा। तो मैंने डिबेट में जाने से पहले ऐसे चैट जीपीटी से बोला, मैंने कहा यार ये मूवी क्विक का केस हुआ, जरा मुझे 2-4 बुलेट पॉइंट दे दो बिकॉज टाइम नहीं है मेरे पास। तो उसने मुझे बुलेट पॉइंट दिया कि ये सारा ऐसे हुआ और लास्ट में लिखा FIR की कॉपी भी चाहिए क्या? मैंने व्हाट मैंने कहा यार सुबह तो FIR हुई है, ये इसके पास पहुंच भी गई। ये तो हमारा डेटा जा रहा है सर। मतलब इतना फास्ट है लाइफ। अब आपके फोन में 75 एप्लीकेशंस हैं जो सिर्फ आपका डेटा लेने के लिए बैठी हैं। मैंने अभी फेसबुक गूगल का आपको बताया, आप बाकियों का भी चेक करें क्या क्या ले रहे हैं। और कुछ एप्लीकेशन सिर्फ इसलिए हैं कि वो डेटा बाहर बेच सकें। मैं सबकी इंटीग्रिटी पर डाउट नहीं कर रहा, बट कुछ तो है, बट कुछ तो सिर्फ इसलिए ही है क्योंकि उनका मॉडल जो बिजनेस मॉडल ही वही है। तो एक अच्छा चलो आप वो जाने जाओ तो वही बता देते हैं कि उसमें क्या था कि एक लेडी है जो एक कंपनी की हेड है, मीडिया कंपनी की हेड है। उनका केस आया कि साहब मुझे ना कोई गिफ्ट भेजता है। तो मैंने कहा मतलब थ्रेट देखिए कैसे कैसे होते हैं लोगों को। बोले कभी साड़ी भेजता है, कभी गजरा भेज देता है कोई, कभी ज्वेलरी भेज देता है, कभी कुछ पैसे भेज देता है, तो कुछ चीजें मेकअप का सामान भेजता रहता है। और हर दूसरे तीसरे दिन कोई ऑटो वाला आके मेरे से उस पर ऑफिस के गार्ड को दे जाएगा, कभी घर के गार्ड को दे जाएगा, ऐसे करके। शी इज अ वेरी प्रोमिनेंट लेडी। तो मैंने कहा फिर डर क्या है, गिफ्ट ही तो भेज रहा है कोई। बोले प्रॉब्लम क्या है कि मैं अकेली भी ट्रैवल करती हूँ, पता नहीं कौन है जो स्टॉक कर रहा है, क्या कर रहा है, कल के दिन अचानक सामने आ जाए, कुछ हो जाए तो हम स्केयर्ड। तो कौन है ये बंदा? अच्छा वो जिस तरीके से भेजता है उस तक पहुंचना बड़ा मुश्किल था। ट्रिक उसकी जो थी, क्योंकि वो किसी ऑटो वाले को पैसे देके उससे भिजवा देता था और वो ऑटो वाला चला गया। ऐसे होता था कि जब तक हम पूछें। तो मैंने कहा देखो क्या भेजा उसने, डेट और टाइम बताओ। तो उन्होंने बताया कि इस तारीख को ये भेजा, इस तारीख को ये भेजा, ऐसे करके फोटोज उन्होंने भेज दिए। फिर मैंने उनका सोशल मीडिया एनालिसिस करना शुरू किया। मैंने कहा उस तारीख को आपने कुछ पोस्ट किया था कि सोशल मीडिया में? तो देखा तो कुछ चीज़ें अलाइन करनी शुरू हुई कि उन्होंने साड़ी में फोटो भेजी है, पोस्ट किया तो साड़ी भेज दी अगले दिन, ऐसे कुछ और फ्लॉन्ट किया तो अगले दिन वो ज्वेलरी भेज, ऐसे करके उसने कुछ मैच कराया हुआ था। मतलब वो चाहता है कि नोटिस करो। मैंने कहा तो है तो सोशल मीडिया पे ही। अब इनके सोशल मीडिया पर क्लोज टू 1 मिलियन फॉलोअर्स, फेमस, अल्ट्रा फेमस। तो भाई आप क्या करोगे, मतलब मिलियन नहीं तो 500 मिलियन तो थे ही। मतलब क्लोज टू, हाँ मतलब ऐसे वाला नंबर है कि आप मैनुअली तो नहीं कर सकते। हमने एनालिसिस करना शुरू किया। हमने कहा देखो ये जो भेज रहा है वो है तो इसी शहर में। क्यों? क्योंकि ऑटो सही भेजता है ना, वो कुरियर से तो भेज नहीं रहा बाहर से। दूसरा इनकी एज ग्रुप के हिसाब से उसकी एज ग्रुप मैं मान के चल देता हूँ, होगा मेल फीमेल नहीं होगी, ऐसे करके मैंने फिल्टर करना शुरू किया। फिर इनके ऑफिस के लोग नहीं हो सकते, थोड़ा ऐसे निकालता गया। सो वी अप्लाइड लॉट्स ऑफ क्राइटेरियाज एंड इवेंचुअली हमने एक लिस्ट निकाल ली जो करीब 1400 लोगों की लिस्ट थी, जो इस एज ग्रुप के हों, ऐसे हों, प्रोमिनेंट हों। ठीक है भाई निकाला। फिर हमने मैनुअली बिठा के उनको रिव्यू करना शुरू किया। मैंने कहा इसमें से कोई कब मिले थे आप किससे, ऐसे करके तो डिस्कार्ड करते चले गए, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो ऐसा है, तो ऐसा करके फिर लिस्ट और छोटी हो गई, करीब 125 लोगों की लिस्ट हो गई। अब 125 लोगों के हमने उनके सोशल मीडिया एनालिसिस करने शुरू किए और फिर मैच करने शुरू किए कि अच्छा हमने ये भी देखा कि लाइक कौन कर रहा है। देखा जो नोटिस कर रहा है ना, तो उससे डेटा और फिल्टर हो जाता है ना कि वो लाइक तो जरूर। अब लाइक भी इनके बहुत सारे होते थे, जिसके 500K प्लस होंगे तो उसके लाइक भी ठीक ठाक होते हैं, मतलब 4000-5000 लाइक तो वैसे ही हो जाते थे। तो फिर हमने जीरो डाउन कर मैच करा के 100-125 लोगों तक पहुंचे। फिर उनके सोशल मीडिया एनालिसिस किए कि उनके प्रोफेशंस, एक्टिविटीज, मूवमेंट्स कहाँ कब यहाँ होने चाहिए, उसकी जिस दिन कुरियर आया उस दिन बंदा यहाँ होना चाहिए, ऐसे करके एक लॉक कर दिया। मैंने कहा ये है, वो एक कुरियर कंपनी का सीईओ था और पक्का वही निकला। हाँ ही एक्सेप्टेड। तो फिर वो कोरियर से क्यों नहीं भेज रहा था? वो डरा हुआ था कि एक्सपोज जाएगा। तो आप देखिए कि लोग किस हद तक परेशान हो सकते हैं और साइबर स्पेस कैसे हेल्प कर सकता है आपको। तो हम बात कर रहे थे, आपने बोला जीमेल बताऊंगा मैं कि जीमेल और ओटीपी ये दो बात हो रही है। दो बात है। तो जीमेल कैसे हैक कर सकते हैं? टॉप जीमेल हैक करने के लिए ओटीपी चाहिए आपका, ठीक है। एक ओटीपी पे डिपेंडेंट है और तो कुछ है नहीं। ओटीपी चुराने के मैं तरीके बताऊंगा आपको, कैसे मैं ओटीपी निकाल सकता हूँ आपका।
और यदि आपका जीमेल आ गया, मैंने लॉगिन कर लिया, कई बार देखिए ये भी होता है कि आपके फोन को तो आप बहुत सिक्योर करके चलते हो कि पिन बेस्ड सिक्योरिटी है, बायोमेट्रिक भी है, फेशियल रिकग्निशन है, लेकिन उसके अंदर जो जीमेल है, आई एम रेफरिंग एंड्रॉयड फोन, वो जीमेल आपके लैपटॉप में भी लॉग इन होगा, आपके घर के सिस्टम में, टैबलेट में, पुराने एक फ़ोन में भी है जो ड्रॉर में पड़ा है, आप उसको यूज़ नहीं कर रहे हो एंड भूल गए हो। वो जो दूसरा जीमेल लॉग इन मुझे 10 सेकंड के लिए मिल जाए तो मैं आपकी ज़िंदगी में कलह क्रिएट कर दूंगा, क्योंकि सबसे पहले तो मैं आपका पूरा डैशबोर्ड एक्सेस कर लूंगा 10 सेकंड के लिए। अगर आप बस 10 सेकंड में खेल कर दूंगा, पूरी ज़िंदगी कंट्रोल कर सकता हूँ। कैसे? किस से क्या 10 सेकंड मिल जाए? वो जो जीमेल लॉग्ड इन है दूसरी डिवाइस में, वो डिवाइस मुझे 10 सेकंड के लिए मिल जाए। फ़ोन आपका यही है, अगर इस लैपटॉप में 10 मेरा मुझे जीमेल 10 सेकंड बस मिल ये गया, मिल जाए। बस बस बस। अब देखिए कैसे जैसे ही मुझे मिला मैं डैशबोर्ड एक्सेस करूंगा, गूगल डैशबोर्ड, जिसमें मुझे आपकी पुरानी लोकेशन, और मैं डैशबोर्ड पूरा डाउनलोड भी कर सकता हूँ, आई कैन डाउनलोड और लिंक शेयर कर सकता हूँ किसी के साथ। तो आपका जितना भी डेटा है सारा जीमेल से लिंक्ड है एंड डैशबोर्ड पे यू कैन सी इट, विच हैज योर ऑल लोकेशंस ऑफ लास्ट मेनी ईयर्स, इट हैज योर पिक्चर्स। हाँ, मेरे घर की तो एलेक्सा लाइट्स भी उससे कनेक्टेड, सब कुछ कनेक्टेड। एलेक्सा का खेल अलग बताऊंगा। इसके साथ यदि मैं प्ले स्टोर खोलूंगा ना, तो प्ले स्टोर आपसे ऑप्शन पूछता है कि एप्लीकेशन आप फोन में इंस्टॉल करना चाहते हो, टीवी में इंस्टॉल करना चाहते हो, स्मार्ट वॉच में, ऐसे ऑप्शन देता है। इसका मतलब है कि मैं लैपटॉप से अपने फोन में एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकता हूँ। द ओनली थिंग आई नीड कि जो उसके अंदर जीमेल है वो यहाँ जीमेल लॉग्ड इन होना चाहिए। सो सपोज आई गेट योर लैपटॉप फॉर 10 seconds, आई कैन इवन रिमोटली इंस्टॉल समथिंग इन योर फोन। फीचर है, मैं अभी कोई हैकिंग बता ही नहीं रहा, मैं तो बता रहा हूँ जो फीचर्स हैं, जो कैसे जो जीमेल में ही है। हाँ, इसके अलावा मैं आपके फ्यूचर OTPs भी देख सकता हूँ। अब गूगल के अंदर एक फीचर है जिसका नाम है गूगल बैकअप कोड्स। तो जब आप गूगल जीमेल की सेटिंग्स में जाएंगे तो 2-factor ऑथेंटिकेशन के अंदर यू विल हैव मल्टीपल ऑप्शंस कि आप OTP बेस्ड कर सकते हो, माइक ऑथेंटिकेटर जो ऐप ऑथेंटिकेशन बेस्ड, डिवाइस बेस्ड, ईमेल बेस्ड। लास्ट में एक ऑप्शन आएगा गूगल बैकअप कोड्स, उसको आप क्लिक करें तो आप 10 OTPs डाउनलोड कर सकते हैं गूगल के, जो आप भविष्य में कभी भी यूज कर सकते हैं और वो सब पे चलेंगे रिगार्डलेस ऑफ व्हाट OTP या बैकअप कोड्स। बैकअप कोड्स वो फीचर है क्यों, लोगों को पता नहीं। फीचर इसलिए कि कल के दिन आपका फोन चोरी हो गया, अब इमीडिएटली आप उसको ट्रैक करना चाहते हो तो सिम तो वही है, OTP तो उसे आएगा। तो आपके पास यदि बैकअप कोड होगा तो यू कैन लॉग इन फ्रॉम एनी अदर डिवाइस एंड यू कैन ट्रैक इट। या आप ट्रैवल कर रहे हैं, सपोज योर नेटवर्क इज नॉट वर्किंग एंड यू नीड टू लॉग इन, तो आप बैकअप कोड यूज कर सकते हैं। बट ये फीचर मिसयूज हो जाता है यदि आपको पता नहीं है कि ऐसा है। मतलब मेरे पास केसेस आए, इसलिए बता रहा हूँ कि लोग थ्रेटन्ड है कि उनका ईमेल यूज हो रहा है, मैं तो लॉग आउट कर दिया सर, तब भी थ्रेटनिंग ईमेल जा रही है मेरे ईमेल से। अच्छा, तो मैंने और चेक किया तो किसी ने शेड्यूल कर रखी थी, मतलब आपके जीमेल का एक्सेस मुझे मिल गया तो मैं अगली 10, 12, 15 ईमेल शेड्यूल कर सकता हूँ। वो उस तारीख को उस दिन जाएंगे और आपको पता नहीं होगा कि आपके नाम से ईमेल जा रही है, किसी को धमकी दी जा रही है। तो जब हमने देखा कि शेड्यूलर में ईमेल है, वो डिलीट करवा दी, मैंने कहा भाई ये तो डिलीट करो पहले। लॉग आउट कर दिया, अब नहीं जाएंगी। 2 दिन बाद फिर कॉल आ गया, सर अभी भी जा रही है। मैंने कहा यार अब कैसे जा सकते हो, अब तो ईमेल लॉग आउट करके बैठे हो। तो फिर मैंने IP एड्रेस देखे, तो आपने जीमेल में देख सकते हो कि आपका जीमेल कहाँ से लॉग इन हुआ। इनबॉक्स के नीचे राइट साइड एक ऑप्शन आता है डिटेल्स करके, वहाँ क्लिक करोगे तो दिख जाता है। तो मैंने कहा इन्हीं के घर से हो रही है। तो मैंने कहा यार कौन कर रहा है। तो उनके लैपटॉप के डाउनलोड फोल्डर में मुझे वो बैकअप कोड्स मिल गए, 10 OTP। तो मैंने टाइमिंग देखी, किसने डिवाइस एक्सेस किया है, तो उनके बच्चे ने की थी, वो भेजता था। तो बच्चा ही थ्रेटन कर रहा था घर वाले पापा को, पापा की ईमेल आईडी को यूज करके स्कूल को थ्रेटनिंग ईमेल भेजता था कि एग्जाम पोस्टपोन कर दो, ये कर दो। इनकी ईमेल से जाता था। अब चूंकि उसी स्कूल में पढ़ता है बच्चा, तो ये इसके माँ बाप को बोलते थे, वो कहते यार मैं तो भेज ही नहीं रहा। तो ऐसे मिसयूज भी होता। तो मैं अभी मतलब उन चीजों पे पॉइंट आउट करना चाहता हूं जो सिंपल फीचर्स हैं एंड कोई भी मिसयूज कर सकता है, बिकॉज यू डोंट नो कि यार इसकी वजह से आपकी लाइफ में क्या कलर होगा। अब लोग, जब मैं किसी पॉडकास्ट में जाता हूँ, लोग कहते हैं सर, एक बड़ा अजीब सा सवाल पूछते हैं, सर साइबर क्राइम क्या होता है, ऐसे करके। तो मुझे हंसी आ जाती है। मैं कहता साइबर क्राइम कुछ नहीं होता। जो भी क्राइम हम कर रहे हैं वो हम साइबर स्पेस से सॉल्व करते हैं। आज की डेट में मर्डर मिस्ट्री सॉल्व करते हैं, किडनैपिंग केसेस आते हैं मेरे पास, फाइनेंशियल फ्रॉड आते हैं, कॉर्पोरेट फ्रॉड्स आते हैं, टेररिस्ट केसेस आते हैं। मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते ऐसे केसेस आते हैं कि हाँ ये है, वो साइबर से सॉल्व होगा, क्योंकि मुझे वहीं से पैटर्न मिलेगा और मैं क्लिक कर दूंगा। और जब मेरे पास आते हैं तो मुझे सिर्फ सिम्टम्स बताए जाते हैं कि सर ऐसा ऐसा कुछ हो रहा है,
अब बताओ कौन हो सकता है। और आपको फिर सोचना होता है कि इस सिम्टम के बेस पर, जैसे मान लो आपको कल के दिन एक थ्रेटनिंग ईमेल आ जाए, और वो ईमेल आए प्रोटॉन मेल से। प्रोटॉन मेल है हिडन ईमेल है, जो डार्क वेब ईमेल, जिस पे सोर्स का आईपी नहीं मिलता आपको, और उसने थ्रेटनिंग धमकी दे रखी है, या व्हाट्सएप पे धमकी आ जाए जिसमें वर्चुअल नंबर यूज कर रहा है आदमी, तो आप कैसे पकड़ेंगे उसको? तो नॉर्मली जो नॉर्मल पुलिसिंग है वो वहां पर रुक जाती है, स्टक हो जाती है। पर मैं आपको बता दूं कि जितने पिछले 3 साल में केसेस मैंने सॉल्व किए हैं, हर क्रिमिनल वीपीएन यूज कर रहा था, हर क्रिमिनल प्रोटॉन मेल यूज कर रहा था, हर क्रिमिनल वर्चुअल नंबर्स यूज कर रहा था। डिस्पाइट ऑफ दैट वी कुड कैच देम। कैसे? तो वो बता दें अभी? हाँ, बताओ, सब बताओ। एक तरीका बताऊंगा। होता क्या है कि जो आपको धमकी दे रहा है, हम 2-4 एजम्पशन लेके चलते हैं। तो जो पहला तरीका है एक एजम्पशन पे। एजम्पशन ये है कि वो आपके आसपास हो सकता है, वो आपको जानता तो है, और वो आपके एरिया में या आपके शहर में हो सकता है। अब उसने वीपीएन यूज करके आपको धमकी दिया। मुझे ये देखना है कि उसी टाइम पर ये वाला वीपीएन इस शहर में और कौन यूज कर रहा था, वो निकाल लेता हूं ऑपरेटर से। तो पहला तो ये तरीका है। मैं ये चीज पूरे इंडिया के लिए भी निकाल सकता हूं। हो सकता है कि इंडिया से मुझे 10,000 लोग मिले, 8,000 लोग मिले, 1 लाख लोग मिले, पर मेरा काम है उसको 0 डाउन करना कि अब इसमें से आप, फिर और पैटर्न भी देखता हूं, क्योंकि ऐसा तो ना कि एक ही बार धमकी आई होगी, 4 बार धमकी आई होगी। अब मेरे लिए और ज्यादा 0 डाउन कर सकता हूं कि 4 बार ये बंदा उस समय इसी वीपीएन को इस्तेमाल कर रहा था, तो मैं और क्लोज पहुंच सकता हूं। तो ये तो एक तरीका होता है, क्योंकि बाकी तरीके थोड़े सेंसिटिव हैं, वो डिस्क्लोज कर देंगे तो क्रिमिनल। ठीक है। तो ये जो केस है, मैं इसलिए बताना चाह रहा था कि लोगों को पता पड़े कि जो डेटा आपका जा रहा है, यदि गलत हाथों में चला गया, जो कि जाता ही है, क्योंकि इस दुनिया में 2 ही तरह के लोग हैं। एक जिनको पता है कि वह हैक हो गए, और दूसरे जिनको पता नहीं कि वह हैक हो गए। अब आपको चेक करना है कि आप कितनी बार हैक हो गए, तो आप चेक कर सकते हैं। कैसे? आप एक वेबसाइट पर जाएं, haveibeenpwned.com, HAVEIBEENPWNED.com, PWNED.com। आप गूगल करोगे, पहली लिंक ये मिल जाएगी आपको। Have I been? आप हैव आई बीन लिखो, बस पहली लिंक आपको गूगल पे वही मिलेगी। क्या है Have I been pwned? Pwned.com। उस पर अपना ईमेल आईडी डाल दें, जो वो वाला ईमेल आईडी जो आप मोबाइल में यूज करते हैं, तो आपको बता देगा कि आपके पासवर्ड, आपके बैंक डिटेल्स, आपके पर्सनल डिटेल्स कहाँ कहाँ पड़े हुए हैं, जो अलग अलग सोर्सेज से लीक होकर डार्क वेब में पहुंचे। ऑन एन एवरेज 15 से 20 जगह तो पड़े होंगे हर व्यक्ति के। अभी लास्ट मंथ की एक न्यूज आई कि 16 बिलियन पासवर्ड लीक हुए। पढ़ी होगी आपने। 16 बिलियन पासवर्ड मार्केट में आ गए। दुनिया में लोग कितने? 8 बिलियन। इंटरनेट कितने लोगों के पास है? 4 बिलियन। और 16 बिलियन पासवर्ड बाहर हैं, और हम आंख बंद करके सो रहे हैं कि मेरा तो बहुत कॉम्प्लेक्स है, मेरा थोड़े ना बाहर होगा। तो ये सच्चाई है सर, और ये प्रिपरेशन है। आपने मुझे एक बात नहीं बताई, जीमेल कैसे हैक होगा अगर मुझे करना हो? ओके गुड। तो मुझे उड़ाना है आपका ओटीपी। तो ओटीपी उड़ा के मैं आपका व्हाट्सएप भी हैक कर सकता हूँ और जीमेल भी हैक कर सकता हूँ। वी जस्ट नीड एन ओटीपी। तो पहला तरीका, आप मेरे मित्र हैं, आपको कोई कॉल आता है कि राज सर, वी वुड लाइक टू इनवाइट यू फॉर एन इवेंट, और एक इन्फ्लुएंसर्स का इवेंट है मुंबई में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको ऑर्गेनाइज कर रही है, ऐसा वैसा। तो आप बात, और अमित ने आप नंबर दिया, मतलब ऐसे कुछ बोलेगा कि अमित जी ने नंबर दिया, तो मेक्स मी लुक कि ये तो आपको लगेगा क्रेडिबल है, लेजिट है, तो बात कर सकते हैं। 10-20 सेकंड बात करेगा, उसके बाद बोलेगा कि राज जी, आई थिंक अमित इज ऑल्सो कॉलिंग यू, आप एक काम कीजिए, कॉल मर्ज कर दीजिए, तो वील क्लोज इट राइट, कॉल मर्ज कर दीजिए, सो बिकॉज वी हैव इन्वाइटेड हिम एज वेल। तो हम आप दोनों का एक फायर साइड चैट रख लेंगे, तो चूंकि अगले हफ्ते इवेंट है, वी हार्डली हैव एनी टाइम, तो अभी डिस्कस कर लेते हैं। उनको वो कॉल कर रहे हैं, शायद आप एक कॉल मर्ज कर दीजिए, थोड़ा सा अर्जेंसी दिखाएगा। अब आप ऑलरेडी कॉल पे हैं और आपको एक और कॉल आ रहा है, आप उसको देखेंगे यार ये अमित का नंबर तो नहीं है, अरे उनका वीआईपी नंबर है, आप मर्ज कीजिए ना, अभी क्लोज करते हैं, थोड़ा और अर्जेंसी। अब आप थोड़ा सा दबाव में आए, आपने कॉल मर्ज कर दिया। जैसे ही आप कॉल मर्ज करेंगे, आपके अकाउंट से पैसे निकल जाएंगे, या आपका व्हाट्सएप हैक हो जाएगा, या आपका जीमेल हैक हो जाएगा। क्यों? कॉल में क्या है? आपने कोई ओटीपी दिया क्या? आपने कोई क्यूआर कोड स्कैन किया? आपने कोई लिंक क्लिक किया? आपने कोई ऐप इंस्टॉल की? तो फिर पैसे क्यों निकले? हाँ, कैसे? सोचो, ये तो मैं बोल रहा हूँ। कैसे? तो फोन ही तो उठाया, कोई सॉफ्टवेयर? ये पहला तरीका ना, कुछ सॉफ्टवेयर नहीं है।
बस इसके अलावा कुछ नहीं हुआ है। जितना मैंने बताया उतना ही हुआ है। अब जादूगर का जादू तब तक होता है जब तक पीछे का कहानी नहीं पता होती कि यार ये मिरर दिखा के आते गायब तो कर ऐसे बस इसमें ही पैसे चुरा लिए। अब देखिए ना क्यों निकले, कारण बताता हूँ ना। आजकल सारे OTPs कॉल पे भी आते हैं। इससे पहले SMS पे आते थे। हाँ, अभी आपके पास ऑप्शन है कि आप यू कैन इनवाइट देम ऑन कॉल। और फोन पे बता दे। गूगल का OTP कॉल पे आता है, Yeah. बैंक का OTP कॉल पे आता है, व्हाट्सएप का हाँ, OTP ठीक है, कॉल पे हाँ, आता है। आप इस पूरे प्रकरण में मेरा कोई लेना देना था ही नहीं। मेरा नाम इसलिए यूज किया गया क्योंकि मैंने आप और हम पॉडकास्ट पर दिख गए, उसको लगा इसका नाम लेंगे तो ये भरोसा कर लेंगे, और मेरे से कोई मतलब नहीं। वो क्रिमिनल का कॉल था। जो दूसरा कॉल उस समय आया कि अमित का कॉल है, वो आपके OTP का कॉल था। आपने कॉल मर्ज किया, उसने सुन लिया, तो उन्होंने वो By OTP का कॉल मास्क कर दिया था क्या? मर्ज किया ना। नहीं, नंबर तो दिख जाएगा कि OTP कॉल है। वो OTP कॉल जिस नंबर से आ रहा है वो नंबर तो मुझे पता चलेगा। वो तो नॉर्मल नंबर से ही आपको दिख रहा है ना, एक नंबर से कॉल आ रहा है। जैसे आप मर्ज करेंगे तो दोनों सुन सकते हैं उसने जो बोला है। ये तो कॉल पे मंगाया ना आपने OTP, इट्स नॉट SMS। अब वो रेडियस सुनने के लिए जैसे वो अप्लाई करेगा, अब आप ट्रिक करके देख लेना इस सेशन के बाद, यू ट्राइड, तो बाय द टाइम यू अच्छा आपको समझ में आ जाएगा यार ये तो OTP का कॉल था, लेकिन आपके हाथ में अब कुछ है ही नहीं। वो तो 1 सेकंड की गलती और फेल हो गया। सो अब आप रियलाइज कर गए हो, लेकिन यू कांट डू एनीथिंग, यू कांट कॉल एनीबॉडी एंड अरे वो OTP मत अप्लाई करना, ऐसे तो कुछ हो नहीं सकता। हाँ, क्योंकि वो ऑटोमेटेड कॉल हो तो जवाब तो गया, दे ही चला अप्लाई, उसने व्हाट्सएप पे डाला, चला गया। अभी आपका व्हाट्सएप यूज करते हैं आप? 2 फैक्टर ऑथेंटिकेटेड है या नहीं है? हाँ है, पक्का? हाँ। तो मैं बताता हूं कि कई लोग 99% लोगों का नहीं होगा व्हाट्सएप 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। तो पिछली दिवाली के पहले गुड़गांव के अंदर करीब 40-50 डॉक्टर्स का व्हाट्सएप हैक हुआ, और जो ट्रिक थी OTP उड़ाने की वो एक बता रहा हूं मैं क्या। क्योंकि 2 फैक्टर ऑथेंटिकेटेड नहीं होता तो बड़े आराम से व्हाट्सएप हैक हो जाता है। तो जिन लोगों का भी व्हाट्सएप 2 फैक्टर ऑथेंटिकेटेड नहीं है वो ये मान के चलें कि वो हैक्ड है, क्योंकि कभी भी OTP उड़ जाएगा और निकल जाएगा व्हाट्सएप। और जब व्हाट्सएप हैक होता है ना तो लोग घबरा जाते हैं। मुझे फोन आते हैं बड़े बड़े लोगों के, सर व्हाट्सएप गया। मुझे एक एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के आया स्टेट से रात के 11 बजे, सर मेरा व्हाट्सएप चला गया है और प्लीज मैं तो। अब होता क्या है, यदि आपका व्हाट्सएप हैक हो जाए तो 7 दिन लगते हैं रिकवरी में, क्योंकि सामने वाला उस पर 2 फैक्टर डाल देता है और उसको रीसेट होने में व्हाट्सएप की पॉलिसी है कि दे टेक 7 डेज। तो मैंने कहा सर ये तो 7 दिन अरे नहीं यार उसमें तो CM साहब की स्पीचेस हैं। मैंने कहा CM साहब की स्पीचेस नहीं है, कुछ और है। लेकिन मैं कराता हूं। तो फिर हमने वो नोडल को फोन किया, प्रोसेस किया, 1-2 घंटे में रिकवर कराया। लेकिन किसी के संग भी होता है तो प्रेशर उतना ही होता है कि यार ये कैसे गया तो गया, बहुत सारी चीज चलेगी। तो इसलिए 2 फैक्टर कर लें, और वो करना बड़ा आसान है। सेटिंग्स में जाएं, उसमें एक ऑप्शन आएगा अकाउंट्स करके, अकाउंट्स को क्लिक करेंगे तो तीसरा या चौथा ऑप्शन है 2 स्टेप वेरिफिकेशन। क्लिक ऑन इट, इट विल आस्क यू 6 डिजिट कोड। वो जो 6 डिजिट का कोड है वो आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए, वो कुछ और होना चाहिए। लोग नॉर्मली डिफॉल्ट 6 डिजिट का कोड डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं, क्योंकि वो तो मुझे पता है आपका। जब तक वो 6 डिजिट का कोड किसी को नहीं शेयर किया आपके व्हाट्सएप में कोई घुस नहीं सकता। इट्स सेफ। भले OTP चला जाए, भाई फोन चला जाए, भले कुछ हो जाए। तो इतना सा सेटिंग कर लें। अभी हैक हुआ कैसे? डॉक्टर्स को कॉल आया कि हम दिवाली का गिफ्ट भेजना चाह रहे हैं, और तो बोले हाँ भेज दीजिए, उनको आते रहते हैं। बोले नहीं इस बार हम कुछ ज्वेलरी भेज रहे हैं और उसमें टैक्सेशन का इशू है तो परमिशन चाहिए आपकी, इज इट ओके? हाँ भेज दीजिए। ऐसे तो ना परमिशन दी जाएगी, तो ऐसे तो कोई भी किसी की परमिशन रिकॉर्ड कर लेगा। तो सर्वर से एक मैसेज आएगा, उसमें एक कोड होगा, उसको डायल कर दीजिएगा तो सर्वर पर परमिशन रिकॉर्ड हो जाएगी। बोले ठीक है। सर्वर से एक कोड आया, उसमें कोड लिखा था *62* मोबाइल नंबर हैश, या *401* मोबाइल नंबर हैश, या *21* मोबाइल नंबर हैश। 3 कोड होते हैं, एयरटेल, वोडाफोन और रिलायंस के लिए बता रहा हूँ। उन्होंने वो डायल कर दिया। जैसे वो डायल करोगे तो आपकी कॉल कंडीशनली क्रिमिनल को फॉरवर्ड हो जाएगी। मतलब आपको जितनी कॉल आ रही हैं वो चली जाएंगी क्रिमिनल के पास, तो OTP भी जाएगा। अब वो या तो आपको बिजी कर देगा, या जब आप बिजी होगे, सो रहे हो, या OT में हो, या ऑफिस में हो, पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हो, उस समय OTP मंगाएगा और वो सारे जाएंगे। तो कुछ भी व्हाट्सएप हैक करेगा, उसका बैंक भी हैक कर सकता है। वो तो एक बार OTP का कंट्रोल आ गया तो फॉरगेट पासवर्ड करके वो कुछ भी कर लेगा। तीसरा तरीका, eSIM यूज करते हैं आप? नहीं। पकड़े गए। यहीं से हैक होगा मामला। क्यों, कैसे? मैं आपका eSIM क्रिएट करा सकता हूं।
आपसे छोटी सी गलती होगी और वो ई-सिम क्रिएट हो जाएगा। यदि मेरे पास आपका ई-सिम आ गया तो भी OTP तो मुझे आने ना। तो ई-सिम क्रिएट कैसे होता है? ई-सिम करना चाहिए यूज की नहीं करना चाहिए। उससे सिम स्वैपिंग के चांसेस खत्म हो जाते हैं। जैसे सिम स्वैपिंग कैसे होती है, मेरे पास जैसे केसेस आए कि आप किसी ने चार्जिंग पर फोन लगा दिया और 2 मिनट के लिए इधर उधर हो गया और किसी ने सिम स्वैप कर दिया। और वो सिम स्वैप जो करेगा ना, दूसरा सिम जो डालेगा उसमें भी इंटरनेट एक्सेस होगा, नंबर दूसरा है, इंटरनेट एक्सेस होगा। तो आपको 10-15 दिन तक पता ही नहीं पड़ता कि आपका सिम स्वैप हो गया है, बिकॉज आपका व्हाट्सएप चल रहा है, आपका सब कुछ चल रहा है, सोशल मीडिया चल रहा है। फोन कैसे करती है? और आपको जो कॉल आते हैं वो यदि आप नॉर्मल कॉल नहीं उठा रहे हो तो आपको व्हाट्सएप पे कॉल कर देता है आदमी। आप किसी को कॉल कर रहे हो, उसने नहीं उठाया तो आप भी व्हाट्सएप पे कॉल कर देते हो। सो प्रैक्टिकली यू डोंट रियलाइज फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड दैट आपका सिम चला गया, और आपको अलर्ट भी नहीं आते ट्रांजेक्शन के, तो आपका पैसा भी निकल रहा होता है। ये थोड़ा डिफिकल्ट है, मतलब अभी तो पता चल जाएगा लोगों को कैसे नंबर। मैं फ़ोन करूंगा, जैसे आपको फ़ोन किया तो आप अननोन नंबर देख के या तो उठाओगे, नहीं उठाओगे तो बोले राज तो इससे क्यों फ़ोन कर रहा? नहीं बताते लोग। आपकी लाइफ में शायद लोग इतना कॉन्शियस हों, मेरे पास प्रैक्टिकल केसेस आए, लोग 10 दिन बाद आएंगे, सर मुझे पता ही नहीं था कि मेरा सिम, सर हम क्योंकि सब कुछ नॉर्मल चल रहे थे अनकॉन्शियसली। ये है कि आइदर द पर्सन इज वेरी क्लोज टू यू तो शायद बता देगा। इफ यू आर बिजनेस मैं कर रहा हूँ, लोगों को कॉल करो, तो आपके पास 2 नंबर भी हो सकते हैं, आ गया दूसरे नंबर से, तो ऐसा तो ना बोलेगा कि इस नंबर से क्यों कॉल किया, ऐसा कोई ऑब्जेक्ट करता नहीं है। उसके बाद दूसरा तरीका कि आपका फोन यहां पड़ा हुआ है, चार्जिंग पे लगा के गए हो आप, और आपका OTP आता है तो फ्लैश करता है स्क्रीन पर, तो कोई देखकर व्हाट्सएप कॉन्फ़िगर कर सकता है या जो भी मंगाना चाह रहा है। तो उसमें एक ऑप्शन है कि आप सेटिंग्स में जाएं, लॉक मोड में SMS विजिबिलिटी डिसेबल कर दें कि वो SMS फ्लैश ना हो, OTP SMS फ्लैश ना हो। ठीक है, आप जाएंगे सेटिंग कर देंगे। अब आप चार्जिंग पे लगा के चले गए या आप टेबल पर रख के वॉशरूम में चले गए, तो मैं OTP कॉल पे मंगाऊंगा, क्योंकि लॉक मोड में मैं कॉल तो उठा सकता हूं, OTP सुन लूंगा। तो क्या करें, फोन छोड़ के ही नहीं जाना है, क्योंकि मैं कितनी सेटिंग बताऊंगा जेब में ही रखना। आप जब मैं, मेरा पर्पस सेटिंग्स करवाना नहीं है, मेरा पर्पस ये कॉन्शियसनेस बिल्ड कर देना आपके अंदर कि आपको पता होना चाहिए कि फोन आपका सिर्फ फोन रहा नहीं। और ये इसी गलती की वजह से होता है। मैं आपको गलतियां बताते जाऊंगा एंड देन यू विल रियलाइज यार ये तो कोई भी कर सकता है। तो अगर ई-सिम हो तो फिर सिम स्वैपिंग नहीं हो सकती? नहीं हो सकती, लेकिन ई-सिम यदि आपका नहीं है तो कोई क्रिएट करा सकता है। तो हम ही खुद ही जाके क्रिएट कर ले पहले। तो ई-सिम कैसे जनरेट होता है कि आपके नंबर से एक SMS जाता है ऑपरेटर को, ई-सिम स्पेस ईमेल आईडी, जैसे एयरटेल है तो 121 कुछ आएगा, ई-सिम स्पेस ईमेल आईडी। फिर वहां से एक रिस्पॉन्स आता है आपको कि वी हैव रिसीव्ड योर ई-सिम रिक्वेस्ट ब्ला 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 ब्ला, इफ इट इज ए जेन्युइन रिक्वेस्ट, तो आप 1 रिप्लाई करते हैं, 1 लिख कर उसको रिप्लाई करें। जब आप 1 लिख के रिप्लाई करते हो तो जो आपने पहला मैसेज भेजा उसमें ई-सिम स्पेस ईमेल आईडी, उस ईमेल आईडी पे आपको एक QR कोड आ जाता है। उस QR कोड को आप आईफोन से स्कैन करोगे तो आपके फोन में सिम आ जाता है। अब आईफोन में एक ही सिम स्लॉट होता है तो उसमें आप 2 सिम रख सकते हैं, फिर एक फिजिकल सिम भी रख सकते हैं। अब इसको क्रिमिनल कैसे मिसयूज करेगा, वो पहला जो SMS है आपका वो खुद भेज देगा स्पूफ करके। आपके नंबर से SMS तो भेजा जा सकता है, सर्वर से रिस्पॉन्स आएगा, वो आप ही को आएगा। मैं आपके नंबर से SMS भेज तो सकता हूं, रिसीव नहीं कर सकता, रिसीव तो आप ही करोगे। मैं आपके नंबर से कॉल कर तो सकता हूं, रिसीव तो आप ही करोगे। बस यही सोल्यूशन है यहां पर। तो जब आपको वो रिसीव मैसेज आएगा कि आपकी ई-सिम रिक्वेस्ट आई और आपको पता नहीं है, ये उन लोगों के संग ज्यादा होता है जिनको आइडिया नहीं कि ई-सिम क्या होता है, तो उससे पहले वो आपको कॉल करेगा, क्रिमिनल कहेगा कि सर आपको तो पता है कि साइबर क्राइम काफ़ी बढ़ गया है। आप कहोगे हाँ, तो आपको तो पता ही होगा सर कि ट्राई की अभी नई रेगुलेशन आई है। हाँ, आपको तो पता ही होगा सर आज सुबह की न्यूज़ है कि 7 साल से पुराने सारे सिम कार्ड बंद कर दिए जाएं जिनका KYC नहीं है। तो सर आपको तो पता होगा कि आज तो डेडलाइन है सर। वो बार बार बोलेगा आपको तो पता ही होगा, आपको तो पता ही होगा। पता क्यों? हमारे दिमाग की कमजोरी है। यदि कोई आपको बोलता है ना कि आपको तो पता है, तो आप उसको काउंटर नहीं करते कि नहीं मुझे नहीं पता। जितने गवर्नमेंट ऑफिसर्स है ना, ब्यूरोक्रेट्स, जब उनके यहाँ कोई माल बेचने जाता है ना, ऐसे उसको सर आपको तो सब पता है, आपको क्या सिखाना सर, आप तो चुपचाप, उनको कुछ नहीं पता होता, लेकिन दे नेवर डिनाई। तो उस चक्कर में आप उसको काउंटर नहीं करते हो, कहता सर तो आप थोड़ा पैनिक हो जाते हो, अरे ऐसे कैसे KYC मतलब अभी कैसे करा दूं मैं, अरे कुछ नहीं करना है सर, आपको तो पता है सिंपल है, आजकल तो सब ऑटोमेटिक हो जाता है। सर्वर से एक मैसेज आएगा, उसको 1 लिख के भेज देना, हो गया KYC सर। हमें ये तो पता करना है कि आप एक्टिव हो कि नहीं।
हाँ ये सिंपल है। तो मैसेज आया, उस पर सिम ई सिम कुछ लिखा हुआ है, आपको लग रहा है सिम से ही लेना देना है कुछ, आप ज़्यादा डिटेल में पढ़ोगे नहीं, वो लिख के भेज दोगे, खत्म, वहाँ आ गया QR कोड, खेल खत्म हो गया। कौन सी कंट्री में सबसे ज़्यादा होते हैं क्राइम्स? किस कंट्री में नहीं होते बता सकता हूँ, सबका बता दूंगा मैं। ऑस्ट्रेलिया में लास्ट ईयर करीब $3 बिलियन का फ्रॉड हुआ, साइबर फ्रॉड। जापान में भी इसी स्केल का है। यूके के अंदर हर दिन करीब 3 मिलियन, ऑस्ट्रेलिया का 3 बिलियन बोल रहा हूँ, 3 बिलियन का हुआ। यूके के अंदर हर दिन 3 मिलियन पाउंड का नुकसान होता है साइबर फ्रॉड में। यूएस के अंदर 13 बिलियन है साल भर का, 13 साल भर का। हाँ, आप डेटा देखेंगे। जापान के अंदर भी इतना ही करीब 2-3 बिलियन का है। हाँ, अब इंडिया पे आते हैं। इंडिया का जो ऑफिशियल रिकॉर्ड है वो तो 22,000 करोड़, लेकिन मुझे पता है कि करीब 1 लाख करोड़ से ज्यादा का हर साल ये टुच्चे पुच्चे जो क्राइम है उसका बता रहा हूँ मैं। साइबर अटैक की भी काउंट ही नहीं कर रहा मैं। जो ये जामताड़ा स्टाइल वाले और जो मेवात, 1 लाख करोड़, तो क्यों 22,000 करोड़ क्यों बोलते हैं हम? क्योंकि रिपोर्टेड इतने हैं। अच्छा, क्योंकि जो NCRB पोर्टल पे है, जो संसद में बोला जाएगा वो तो रिपोर्टेड डेटा ही बोला जाएगा। होता क्या, बहुत सारे लोग रिपोर्ट ही नहीं करते, बहुत सारे रीजन की वजह से। तो सबसे ज्यादा यूएस में होता है, सबसे पैसा भी वहीं होता है। पैसा ज्यादा वहाँ है। चाइना में नहीं होते? चाइना में नहीं होता। चाइना का यही मैं बता रहा था, मैं बता दूं कि जहां नहीं होता। कहाँ नहीं होता? अब चाइना में क्यों नहीं होता? क्योंकि चाइना का डेटा किसी के पास नहीं है। चाइना ने 2002 से लॉक करके रखा हुआ है ना। वहां कोई सोशल मीडिया चलेगा आपका जो यूएस वाला है, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, कुछ नहीं। गूगल नहीं चलेगा, उनका सब कुछ अपना है। तो ये उनकी पॉलिसी थी, क्योंकि खेल सारा डेटा का है। आपके संग साइबर क्राइम इसलिए हो रहा है क्योंकि आपका डेटा बाहर है। यदि मेरे पास आपका नंबर ही नहीं है तो मैं आपको कॉल करूंगा कैसे? और मैं 1 लाख लोगों में से सिर्फ 50 को कॉल करूंगा कैसे कि भाई इन्हीं के अकाउंट में पैसा है? अभी आप देखिए, क्रिमिनल के पास फिल्टर्ड डेटा पहुंचता है, और ये जो सिंडिकेट है जो साइबर क्राइम कर रहा है, ये कोई 10, 15, 20 बच्चों ने मिलकर नहीं बनाया है। इसके पीछे बहुत बड़े बड़े मास्टरमाइंड, और 6 लेयर पे काम होता है। पहला एक लेयर है जो आपको अकाउंट्स और सिम कार्ड अवेलेबल कराता है, जिसको हम बोलते हैं म्यूल अकाउंट्स, कि किसी और के नंबर पे सिम कार्ड होगा, किसी और के नाम पर अकाउंट्स क्रिएट करके देंगे, और सिम कार्ड अकाउंट आपको पैकेज दिया जाता है कि लीजिए साइबर क्राइम कीजिए। और ऐसे हर हफ्ते दिए जाते हैं ताकि आप पूरा पिछला वाला बंद कीजिए, क्योंकि वो तो लॉक हो जाएगा, क्राइम होते होते वो फ्रीज हो जाएगा 1930 के थ्रू, या उसका सिम कार्ड बंद कर देंगे, वो सेम तो यूज़ करेंगे नहीं। तो उनको हर हफ्ते नए चाहिए, तो कोई है जो रेगुलर उनको फैसिलिटेट कर रहा है। तो ये एक अलग पैसे बनाने वाली मशीन है। उसका काम है सिर्फ ये करना, देना, बात खत्म। उसका काम है सिम कार्ड जुगाड़ना, और हजारों में। ओके, वी वर टॉकिंग अबाउट कंट्रीज। थोड़ा गियर चेंज करते हैं, अब कंट्री के अटैक्स पे, साइबर अटैक्स बात करते हैं। कौन सी कंट्री ऐसी है जो ओवरनाइट किसी दूसरी कंट्री का पूरा सर्वर डाउन कर सकती है, इंटरनेट शट डाउन कर सकती है, घुस सकती है? देखिए, ऐसी कोई कंट्री, मैं रैंकिंग बता देता हूँ। जो होता क्या है, हर कंट्री के कुछ APT ग्रुप्स होते हैं। APT मतलब? APT होता है एडवांस पर्सिस्टेंट थ्रेट। जब हमारे ऊपर अटैक आ रहे होते हैं तो हम उस अटैक को एनालिसिस करके पता करने की कोशिश करते हैं कि अटैक आया कहाँ से, उसको एट्रीब्यूट करते हैं। और वो जो एट्रीब्यूशन है, क्योंकि कोई भी कंट्री खुद तो ना अनाउंस करेगी कि अरे हो गया अटैक और सक्सेसफुल हो गया, कल फिर एक बम, ऐसा नहीं होता। साइबर वॉर इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस। वो ऑपरेशन सिंदूर की तरह एक डेट स्टार्टिंग और एक डेट एंडिंग नहीं होगी उसकी। ये हमेशा हो रहा है, आज भी हो रहा है। हर दिन मैंने बोला ना, इतने अटैक होते ही हैं। तो ये जो APT ग्रुप है वो अटैक करते हैं। ये हर कंट्री के होते हैं। सबसे ज़्यादा चाइना के हैं, फिर रशिया है, फिर US है, फिर ईरान है, टर्की है, पाकिस्तान है, इजराइल है, इंडिया के भी 1-2 हैं। जो आपको गूगल करोगे APT ग्रुप्स ऑफ एनी कंट्री, आपको लिस्ट मिल जाएगी। सो सबसे एडवांस, सबसे टॉप लेवल ग्रुप, सबसे टॉप लेवल जो ऑफेंसिव हैकिंग है वो रशिया की। और रशिया ने यूक्रेन में 2 बार तहलका मचाया इस वजह से। क्या किया? 2015 की बात है, उनका क्रिसमस के टाइम पर उनकी पूरी बिजली चली गई, और जब 2 दिन तक बिजली नहीं आई तो उसका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा हुआ कि कुछ लोगों की जान भी चलेगी, क्योंकि वहाँ पर पूरा कंट्री इलेक्ट्रिसिटी पर ही सर्वाइव करता है। और वो टाइम ऐसा होता है जब एक तो इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा कंज्यूम हो रही थी, ऊपर ठंड बहुत ठंड होती है, तो वो सारा उनका हीटिंग सिस्टम ही उस पर, तो दे वर नॉट प्रिपेयर्ड। फिर बाद में पता पड़ा ये रशिया का अटैक था। फिर 2017 में फिर हुआ, दूसरी बार भी हुआ। तो ये कह रहा हूँ कि जब इंडिया पर अटैक हुआ मुंबई पावर ग्रिड पर, आपको पता है मुंबई की बिजली चली गई थी पूरी,
तो महाराष्ट्र साइबर ने इन्वेस्टिगेट किया और पता किया चाइना का अटैक था, एट्रीब्यूट किया, चाइनीज एपीटी ग्रुप का नंबर भी बताया कि इसने किया, एपीटी 41 या समथिंग था। तो इंडिया पर भी ऐसे बहुत अटैक हुए जो सीधे सीधे एट्रीब्यूट किए गए कि भाई एम्स का जो अटैक था वो भी चाइना का ही था, और वो एट्रीब्यूट किया गया था क्लियरली, इन्वेस्टिगेशन में निकल के आया था कि कहाँ से कौन सा सिग्नेचर यूज किया गया। इसी तरह से यूएस के ऊपर जो अटैक होते हैं, वो जब भी अटैक होता है वो एट्रीब्यूट करते हैं और सीधे बताते हैं। अब वो चूंकि वो ऑर्गेनाइजेशन का नाम नहीं है कोई, तो उसको एक नंबर दे दिया जाता, APT2 ऐसे करके, और फिर उसके बाद यदि वैसा ही अटैक, वैसी सिग्नेचर दोबारा किसी कंट्री पे हुआ तो मैप करके देख लेते हैं, अरे ये हमारे लिए भी, इस तरह से होता है। सो उसका डेटाबेस बनता चला जाता। इसको बोलते हैं थ्रेट इंटेल गैदर करना। तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन को इसकी जरूरत होती है कि अभी ये लोग क्या क्या कैपेबिलिटीज हैं इनके पास, क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे ज्यादा टारगेटेड एंटिटीज होती हैं क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स, जैसे आपके एनर्जी सेक्टर, आपके डैम है, आपके बैंकिंग सेक्टर, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर, ये भी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है। हेल्थ सेक्टर, ये भी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स। तो सबसे ज्यादा अटैक इन पर होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि ROI यहाँ ज्यादा है। अगर यदि आप कंट्री की डैम हैक कर ली तो क्या होगा? यदि भाखड़ा नंगल डैम के गेट के कंट्रोल जो स्कैडा बेस्ड हैं किसी ने खोल दिए, तो आपको पता है कि यदि वो पानी फुल फ्लो में वहां से बहेगा तो कितने घंटे में दिल्ली आ जाएगा? 5 घंटे में खत्म पूरा। और 5 घंटे आप फड़फड़ाते रहोगे कि आप बंद कैसे करें, चोक हो गया। इससे बड़ा अटैक क्या हो सकता है? ये डर खतरा है। आप प्लेन क्रैश करवा सकते हो, आप कंफ्यूजन क्रिएट करके रेलवे में एक्सीडेंट करा सकते हो, क्योंकि आजकल तो इसलिए हम कहते हैं कि IT और OT 2 तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं। IT और OT होता है जो ऑपरेशन टेक्नोलॉजी, वहाँ बहुत ज़्यादा वल्नरेबिलिटीज़ हैं। जैसे जो इंडस्ट्रियल सिस्टम्स हैं, जो हॉस्पिटल्स हैं, जहाँ पर चीज़ें वाईफाई से कनेक्टेड हैं पर सिक्योर नहीं है, एक्सटर्नल एंटिटीज़ भी उसको कंट्रोल कर सकती हैं, तो वहाँ चीज़ें क्रिपल कर जाएंगी। जैसे वाना क्राई का जब अटैक आया लंदन में, तो ऑपरेशन नहीं हो पाए, सारी चीज़ें बंद हो गई। एम्स के दौरान भी हुआ 1 महीने। तो देख रहे हैं उसका रिटर्न कितना बड़ा है। आप एक बम फेंकोगे और उसकी वजह से जो हानि होगी उससे ज़्यादा आप एक हॉस्पिटल या एक सीरीज सीक्वेंस ऑफ हॉस्पिटल को ख़त्म करके कर सकते हो। मुझे यदि किसी कंट्री को स्टैंड स्टिल करना है तो एक चीज़ मुझे बताओ जो मैं टारगेट करूं और उसको मैं यदि रोक दूं तो पूरी कंट्री ख़त्म। बिजली। एक और दूसरा क्या करोगे? एक बिजली हो गई, बिजली तो यूक्रेन में हमने देख लिया। सेकंड, फिर मैं अपने आप समझ जाओगे आपकी कहाँ डायरेक्शन में जा रहा हूँ। सेकंड है आपका टेलीकॉम, क्योंकि आजकल हर चीज उस पर डिपेंड है। तो इंटरनेट ही बंद कर दिया। यदि इंटरनेट क्रिपल हो गया तो गए आप। थर्ड क्या होगा? इस डायरेक्शन में चलते जाइए आप। तो ये सारे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, ये सारे क्रिटिकल हैं। सो बिजली, मैंने कहा पावर, पानी हमने बात, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, फाइनेंशियल। यदि आपके बैंकिंग मैंने अटैक कर दिया ना तो आप खत्म। पानी में भी, पानी भी तो एक कर सकते हो, इंटरनेट कर सकते हो, बंच ऑफ स्टफ यू कैन जस्ट। सो दिस इज, ये प्रायोरिटी यही होती है। और धीरे छोटा छोटा ट्रेन, प्लेन, सब धीरे धीरे। सबसे ज्यादा आपने बोला जैसे यूएस पे बहुत अटैक होते हैं, तो यूएस में कौन अटैक करता है? कौन सी कंट्री सबसे ज्यादा अटैक करती है? जो दुश्मन है कौन? चाइना से करता है, रशिया करता है, और भी करते हैं, ईरान ने भी किए हैं, सबने किया। ईरानी हैकर थोड़ी खतरनाक। इंडिया पे भी सबसे ज्यादा अटैक चाइना से आते हैं, टर्की करता है, से आते हैं। टर्किश अटैक। उसके बाद ये आपका नॉर्थ कोरिया, टर्की इंडिया पे करते हैं अटैक्स। नॉर्थ कोरिया यूएस, जो लेजारस ग्रुप है उनका, नॉर्थ कोरिया का, उसने लगातार अटैक किया। और भी बहुत सारे ऐसे वेल नोन है, जो कई सारे हैं जो बोस्ट भी करता है। कई सारे एपीटी ग्रुप नाम बता देता है ये लो, हमने चुराया तुम्हारे 2 करोड़, मतलब 2000 करोड़, $2 बिलियन। एग्जैक्टली। तो वो कुछ के नाम है, आप देखोगे तो ऐसा नहीं सारे नंबर से आइडेंटिफाई होते हैं, कुछ के नाम भी है। तो ये वेल नोन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। आपने बताया कि रशिया का सबसे ज्यादा पावर है, हाँ, हैकिंग पावर इन द वर्ल्ड। रशिया क्या क्या हैक कर सकता है? देखिए, आप हर्ड दैट कर सकता वाली बात होती है, ये कर सकता होता तो कर दिया होता। हाँ, तो क्या क्या तो इसलिए ये नहीं सोचना चाहिए कभी कि नहीं सकता है पर कर नहीं रहा, करेंगे ऐसा थोड़ा ना होता है। जो होता है वो कर देता है, जो कर देता है। अभी आगे क्या कर सकता है वो हम देख सकते हैं। मैं एक रिसर्च भी पढ़ रहा था कि रशिया के पास
जैसे बहुत सारी कंट्रीज़ में ऑर्गेनाइज्ड ये APT ग्रुप्स होते हैं और बहुत ज़्यादा होते हैं. रशिया इज़ अ कंट्री जहाँ पे इंडिविजुअल छोटे छोटे क्राइम्स भी बहुत सारे इंडिविजुअल हैकर्स हैं जो यही सब करते रहते हैं. दैट्स व्हाई उनकी फाइनेंशियल हैकिंग कैपेबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है, अराउंड द वर्ल्ड वो करते हैं. तो जो डार्क वेब पे जितने हैकर होते हैं, मोस्ट ऑफ दीज हैकिंग एज ए सर्विस जो दी जाती है उसमें रशियन हैकर ही होते हैं, मोस्ट ऑफ देम. एज एन इंडिविजुअल हैकर्स रशिया सबसे हाँ, वो कई सारी कंट्रीज की इकॉनमी उससे चलती है भाई. जो ड्रग बेच के, गन्स बेच के, जब ईरान इराक वॉर हुआ तो यूएस किसके साइड था याद है आपको? 9 साल चला है वॉर. आप तो खैर थे नहीं उस समय. मैं था. 9 साल लड़ाई चली और यूएस सपोर्ट कर रहा था इराक को, ईरान के अगेंस्ट था. और उसके बाद यूएस ने इराक को ही खत्म कर दिया. ठीक है, उसको बताया कि आपके यहाँ तो केमिकल वेपन्स हैं, इसलिए इंक्वायरी की और उसके बाद सद्दाम हुसैन खत्म. जब ईरान इराक वॉर चल रहा था तो ईरान को कौन हथियार सप्लाई कर रहा था? इजराइल, जो आज लड़ रहा है. और ये हथियार थे किसके? यूएस के. जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी खुली, मतलब तुम यार दोनों के लड़वा रहे थे, दोनों ही तो हथियार तुम बेच रहे हो. तो उसके बाद यूएस को, या ऐसी कंट्री जो हथियार पर सरवाइव करती हैं, चाहे रशिया हो यूएस हो, ये 2 मेजर हैं, आर्म्स इकोनॉमी है इनकी. इनको लगा कि यार लीगल चैनल से बहुत ज़्यादा नहीं बेचा सकता, तो वी नीड अ पैरेलल इकोनॉमी विच इज़ डार्क वेब इकोनॉमी. आप गौर से देखना कि 2008 बड़ा मैजिकल सा ईयर था. 2008 के आसपास आईफोन आया, 2008 के आसपास डार्क वेब बिल्ड होना शुरू हो गया, 2008 में बिटकॉइन आया, 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस, व्हाट्सएप आया, 2008 में 26/11 का अटैक भी हुआ. ये सारी चीज़ें इंडिपेंडेंट नहीं है. आप देखिए सारी चीज़ें लिंक्ड हैं. डार्क वेब किसने बनाया? जैसे सारी अच्छी चीज़ें यूएस ने बनाई हैं, ये भी उसी का ही प्रोडक्ट है. और ये 91 में बना दिया. टॉर प्रोजेक्ट था. ये बनाया था उन्होंने अपने आर्मी के जो लोग हैं दूसरे देशों में हैं, वो कम्युनिकेट कर सकें विदाउट लोकल सर्विलेंस. तो एक एंड टू एंड ऐसा एनक्रिप्टेड प्रोटोकॉल लेके आया, टॉर प्रोटोकॉल जिसको बोलते हैं, द अनियन राउटर, जो पीयर टू पीयर इंक्रिप्शन के संग आगे बढ़ता है. सो इट इज नॉट TCP/IP काइंड ऑफ कि पहले कनेक्शन एस्टैब्लिश होगा फिर कम्युनिकेशन होगा. इट्स पीयर टू पीयर, बट एवरी लेयर इट इज इंक्रिप्टेड. फिर डिफरेंट इंक्रिप्शन, इट्स वेरी सिक्योर. फिर वो ओपन सोर्स हो गया और उस पर डार्क वेब बिल्ड हो गया. अब हुआ या किया गया, डार्क वेब जैसी कोई चीज़ एनोनिमस हो जाती है, लोग उस पर इलीगल चीज़ें करना शुरू कर देते हैं. तो उसमें आर्म्स बिकने लगे, ड्रग्स बिकने लगी, हैकर्स सर्विसेज आने लगी, कॉन्ट्रैक्ट किलर हायर होने लगे और सारी चीज़ें होने लगी. पर इसके लिए चाहिए पैसा, कि पैसे कैसे लोगे? तो एक करेंसी चाहिए जो एनोनिमस हो. तो बिटकॉइन लाया गया 2008 में. अब बिटकॉइन किसने बनाया? सतोशी नाकामोटो ने. सतोशी नाकामोटो कौन है? तो किसी को नहीं पता. तो भाई एक व्यक्ति ने इतनी अच्छी चीज़ बनाई, तो वो छुप के क्यों बैठा है? आ जाए सामने. डर किससे? क्योंकि सतोशी नाकामोटो नाम का कोई व्यक्ति है ही नहीं इस दुनिया में. ये तो कुछ लोगों का गेम प्लान है. और ये कौन बनाता है? ये जापान से आता है. तो एक चीज यूएस से आ रही है डार्क वेब, एक चीज जापान से आ रही है, और बिना इसके ये सर्वाइव नहीं कर सकता, और बिना इसके ये सर्वाइव नहीं कर सकता. क्योंकि बिटकॉइन डार्क वेब पर चूंकि यूज होना शुरू हुआ, उसी वजह से उसकी वैल्यू बढ़ गई है. और उसके बाद सो दे बोथ आर कॉम्प्लीमेंटिंग एक दूसरे. अब आपने डार्क वेब पे एक सर्विस दी कि साहब कॉन्ट्रैक्ट किलर हायर करना है, तो आपने कहा कल के दिन मेरा फोन से यदि ये चीज लीक हो गई तो हम आपको एक सिक्योर फोन देते हैं ना, आईफोन. गवर्नमेंट भी नहीं क्रैक कर पाएगी. बोले चलो आईफोन सिक्योर है, बढ़िया है, बात कैसे करेंगे? अरे बोले हम व्हाट्सएप देते हैं ना आपको. चीजें भले इंडिपेंडेंट दिखे, बट दे आर हेल्पिंग ईच अदर. बट ये तो आप कनेक्ट कर रहे हो डॉट से, रियलिटी थोड़ी होगी. मैं रियलिटी बोल भी नहीं रहा. बट कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में भी ये हो सकता है. मैं नहीं कह रहा कि सच है. देखो मैं ये कह रहा हूँ कि चीजों को जब आप लार्जर पर्सपेक्टिव से देखते हो कि एक ही समय पे क्यों हो रही है, तो यू कांट डिनाई द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस रीजनिंग ऑल्सो. क्योंकि सुपरफिशियली मैं आपको कुछ और बताता हूं. जब मैं आपसे कहता हूं कि व्हाट्सएप एंड टू एंड इंक्रिप्टेड है, सेफ है, ऐसा है, वैसा है, सिक्योर है, बहुत बढ़िया साहब, आईफोन भी सिक्योर है, तो पेगासस सुना आपने 2019 में आया. कैसे हैक होता था आईफोन? व्हाट्सएप पे एक मिस कॉल आती थी और आईफोन हैक हो जाता था. यही था. अरे भाई ये भी सिक्योर है, ये भी सिक्योर है, व्हाट्सएप भी सिक्योर है, ये भी सिक्योर. तो इस पे मिस कॉल आके ये क्यों हैक हो जाता है?
ये बिना आपस की अंडरस्टैंडिंग के कैसे हो सकता है? लॉजिकली सोचिए आप। तो मैं सिर्फ सवाल खड़े कर रहा हूं, आई एम नॉट चैलेंजिंग देयर क्लेम्स। सुनने में ऐसे मतलब काफी बट आप गौर से सोचिए कि यार ये चीज बिना मिस कॉल पे कोई चीज कैसे हैक हो सकती है? आई गेट इट, बट लोग हैं, टेक्नोलॉजी है, दे लूप होल ढूंढ, यही तो नहीं लूप होल ढूंढ के तो फिर अभी हो जाए। हाँ तो करते हैं लोग लूप होल ढूंढ के, मे बी कोई इंटरनल मिला हो, मे बी कोई एक्सटर्नल मिला हो, बट चांसेस ऑफ सब कंबाइन हो गया, इट्स वेरी। मैं भी फिर इसको भी कनेक्ट करता मतलब और पर ऐसा भी होता है, आप हिस्ट्री में कोई भी इवेंट्स देखोगे ना, जब वो होते हैं तब वो सेंस नहीं बनाते। आप 10 साल 15 साल डेकेड के बाद देखोगे एंड यू लुक बैक एंड आप डॉट कनेक्ट करने की कोशिश करते हो, तो ऑलमोस्ट हर चीज़ से कनेक्ट कर सकते हो। दैट डजंट मीन कि हर चीज़ सब जुड़ी हुई है, पर दैट डजंट मीन कि वो जुड़ी नहीं भी है। आई अग्री, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। आप एक स्टैंड जैसे ले लेते हो ना, आप दूसरे स्टैंड को डिस्कार्ड कर दो। मैं डिस्कार्ड नहीं कर रहा, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, बट ऐसा सुनने में मेरे को पर्सनली कॉन्स्पिरेसी थ्योरी लग रही है, बट मे बी देयर रियलिटी ऑफ व्हाट वी नो। कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं, वो सारी झूठ होंगी ये तो नहीं हो सकता। और यदि उसमें 1% भी सच है तो दैट इम्पैक्ट्स योर लाइफ। जब मैं आपसे कहता हूं टिकटॉक का जो ओनर है वो दुनिया का 26वां रिचेस्ट आदमी है, ठीक है? टिकटॉक क्या करता है? टिकटॉक रॉकेट्स बनाता है, वैक्सीन बनाता है, करता क्या है? टिकटॉक आइडियली टिकटॉक डेटा इकट्ठा करता है आपसे। आप ही कंटेंट बनाते हो, आप ही कंटेंट देखते हो, इज एन एग्रीगेटेड प्लेटफॉर्म, दैट्स इट। तो उसका जो मेन सोर्स ऑफ अर्निंग है वो डेटा, करेक्ट, फ्री है। आप कंटेंट सो वीचैट देखते हो, वीचैट जब फ्री चैट एप्लीकेशन इंडिया में आई तो उसकी वैल्यूएशन 2019 के आसपास $500 बिलियन थी। टिकटॉक यदि भारत से बैन नहीं होता तो उसकी वैल्यू आज और भी ज्यादा होती। 30% मार्केट था इंडिया में। अब मैं जो एग्जाम्पल दे रहा हूं कि जब तक हमें अपने डेटा की वैल्यू ही नहीं पता होगी, हम उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे ही नहीं। हम उसी चीज को प्रोटेक्ट करते हैं जिसकी हमें वैल्यू होती है, चाहे पैसा हो चाहे रिलेशन। जिसकी वैल्यू नहीं है वो खत्म हो जाता है। वो ये चीज लोगों को इसलिए बताना जरूरी है कि व्हेन यू आर इंस्टॉलिंग एन ऐप एंड अलाउइंग दिस ऐप टू गिव एवरीथिंग, इवेंचुअली वो आप ही को कंट्रोल कर रहा है। वो इसलिए नहीं है डेटा ले रहा है कि आपको तेल साबुन सब्जी कार बेचे, वो टीवी के टाइम से बेच रहा है। सुबह शाम तक लक्स साबुन का ऐड देखते हो, दुकान पे जाके लक्स मांग लेते हो क्योंकि अभी दिमाग भर दिया हमने। ये करने के लिए इतना डेटा की जरूरत नहीं है। ये डेटा इसलिए लिया जा रहा है बिकॉज दे वांट टू कंट्रोल यू, एंड इट इज हैपनिंग इन अ सटल वे। वी ऑल नो दिस कि हम आज की डेट में क्या देखेंगे OTT पर, या कहाँ किस रेस्टोरेंट में खाना खाने जाएंगे, या आपका घूमने का प्लान क्या बनेगा, इस बात पे बहुत डिपेंड करता है कि आपके सराउंडिंग में डेटा क्या था। ट्रू। सो ये जो स्ट्रैटेजी, इसी स्ट्रैटेजी को इस्तेमाल किया जा रहा है टू कंट्रोल यू। और ये ज्यादा कंट्रोल आप होगे यदि आप ज्यादा लोगों को डेटा दे दोगे। सो ये जो कनेक्शन है, इफ यू डोंट नो दिस, यू आर मोर वल्नरेबल टू साइबर क्राइम। जो मैं स्टार्टिंग में बोल रहा था कि वी ऑल आर द प्रोडक्ट ऑफ द डेटा। So China, let's talk about China. चाइना इंडिया में बहुत सारे थ्रेट्स अटैक करता है, बहुत सारा अटैक करता है अपने थ्रेट ग्रुप्स के साथ। तो कहाँ पे अटैक कर चुका है अभी? चाइना वर्ल्ड में इस समय सबसे ज्यादा पैसा पंप कर रहा है क्वांटम कंप्यूटर्स पे। $15 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया उन्होंने। इंडिया ने किया 1 बिलियन, और इंडिया 5th लार्जेस्ट इन्वेस्टर है। मतलब चाइना के बाद जो 2nd लार्जेस्ट इन्वेस्टर है मेरे ख्याल से जो इन्वेस्ट कर रहा है कंट्री, वो जापान है जो 4 बिलियन कुछ कर रहा है। उसके बाद कनाडा है, US और इंडिया, जो सब 1 to 2 बिलियन में ही है। और क्वांटम इज द नेक्स्ट लेवल थ्रेट इन साइबर स्पेस। तो क्वांटम है क्या? सबसे पहली चीज जो भी सिंप्लीफाई करके यदि मैं एक्सप्लेन करूं कि इट विल गिव यू फॉर सेलेक्टिव कैलकुलेशंस इट विल गिव यू स्पीड multi-trillion times faster than the classical computers. तो कोई भी चीज सिक्योर होती क्यों है आज की डेट में? क्योंकि हम उसका एक पैरामीटर मान लिया क्योंकि डेटा इनक्रिप्टेड है, इसलिए सिक्योर है। व्हाट्सएप सिक्योर है क्योंकि डेटा इनक्रिप्टेड है। क्यों? AES 256 बिट इनक्रिप्टेड है तो सिक्योर है। सो लेट्स से इन्फॉर्मेशन है, अमित इज अ हैकर, ये व्हाट्सएप पे आपने मैसेज किया, वो व्हाट्सएप में स्टोर होगा, लेकिन वो ऐसे स्टोर होगा XYZ www XYZ। अब वो कोड चेंज होके अमित इज अ हैकर ये बताने में मुझे वो की चाहिए, की चाहिए, और वो पीयर टू पीयर इनक्रिप्टेड है। मतलब कि या तो मैं डिक्रिप्ट कर सकता हूँ
या वहां से एनक्रिप्ट होगी, यहाँ डिक्रिप्ट होगी, बस इतना ही खेल हो सकता है। चाइना ने लास्ट ईयर क्लेम किया, लास्ट ईयर, कि हमने RSA 2048 बिट इंक्रिप्शन क्रैक कर दिया है 100 क्यूबिट क्वांटम कंप्यूटर यूज करके। मतलब क्वांटम कंप्यूटर की स्पीड क्यूबिट में नापी जाती है, जैसे यहां बिट में होती है वहां क्यूबिट होती है। 100 क्यूबिट क्वांटम कंप्यूटर इज अ वेरी नॉर्मल क्वांटम कंप्यूटर। मैं भी बताऊंगा कि उसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। और RSA 2048 बिट इंक्रिप्शन जो एल्गोरिथम है, ये सारी बैंकिंग इंडस्ट्री की बैकबोन है। जितना बैंकिंग इंडस्ट्री है, चाहे वो डेबिट कार्ड इंक्रिप्शन, क्रेडिट कार्ड इंक्रिप्शन, लॉग इन पासवर्ड, हर जगह RSA 2048 बिट इंक्रिप्शन ही यूज होता है। और चाइना कह रहा है कि साहब मैंने तो इसको डिक्रिप्ट कर दिया है क्वांटम कंप्यूटर के थ्रू, तो सारी बैंकिंग इंडस्ट्री पैनिक हो गई कि यार ये सही, या तो सही बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। ऐसा भी होता है कि बार वो झूठे क्लेम भी करते थे। लेकिन उस वजह से पूरे विश्व में क्वांटम कंप्यूटर पे पैसा पंप होने लगा। उन्होंने कहा भाई साहब सिक्योर करो, कल के दिन ये एडवर्स हाथों में चले गए तो हम तो लुट जाएंगे। तो US ने एक लॉ बनाया, बिडेन जब था उसने बनाया कि क्वांटम सिक्योरिटी प्रिपेयरनेस एक्ट, कि 1 साल के अंदर सारे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर US के अंदर क्वांटम सेफ हो जाने चाहिए, वरना उस पर पेनल्टी लगाई जाएगी। ऑस्ट्रेलिया ये गाइडलाइन लेके आएगा, UK आ गया, इंडिया ने नेशनल क्वांटम मिशन शुरू कर दिया, 1 बिलियन पंप कर दिया। क्यों? क्योंकि वहां से एक न्यूज आई थी। इतना खतरनाक है क्वांटम कंप्यूटर। और चाइना अभी क्लेम कर रहा है कि हमने 400 क्यूबिट बना लिया है। यदि इसने 1000 क्यूबिट बना लिया तो ये बिटकॉइन क्रैक कर देगा, ये हैश वैल्यू भी क्रैक कर सकता है, ये ब्लॉकचेन और ये सब, मतलब आपके लिए कोई चीज सिक्योर नहीं रह जाएगी। तो इसलिए आज की डेट में जो साइबर सिक्योरिटी को सबसे बड़ा थ्रेट है वर्ल्ड वाइड, वो है क्वांटम कंप्यूटर्स। एंड चाइना इज सो एग्रेसिव कि वो हर दिन क्लेम तो कर ही रहा है, लेकिन बना भी रहा है। ऐसा नहीं है कि बाकी देश भी बना ही रहे हैं क्वांटम कंप्यूटर्स। अमेजोन का है, IBM का है, हर। कैन रियलिस्टिकली इंडिया चाइना को बीट कर पाएगा क्वांटम कंप्यूटिंग? नहीं, विद दिस हम बहुत स्पीड नो, बहुत पीछे। अभी तो हमने 1-2 क्यूबिट का भी नहीं हमारे पास। तो हम डिपेंडेंट ही रहेंगे। हम तो डिपेंडेंट ही रहेंगे। और होता क्या है कि जब हम US और चाइना से कितनी पीछे हैं क्वांटम कंप्यूटिंग वर्ल्ड? बहुत पीछे। अभी तो हम तो अभी स्टार्ट किए हैं। पहला क्वांटम कंप्यूटर शायद अगले साल फर्स्ट क्वार्टर तक हम बना पाएंगे, जो शायद 20 क्यूबिट या कुछ ऐसा है। CDEC बैंगलोर बना तो खेल चुका है, वो तो खेल रहा है ना। और तो क्या, जब आप एक लेवल पे पहुंच जाते हो उसके बाद आप एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर सकते हो। आपकी जो स्टार्टिंग रिसर्च है वो टाइम बहुत लेती है, फाउंडेशन बनाने में टाइम लगता है ना। आप 20 क्यूबिट स्टेबलाइज करने में, आपको कह रहे हैं लोग, मुझे तो लग रहा है 20 क्यूबिट भी करना बहुत मुश्किल होगा, पर यदि कर लिए तो आई बी स्टिल हैप्पी कि हमने वो फाउंडेशन तो क्रैक कर लिया, हम वहां तक तो पहुंचे कि हम स्केल कर सकते हैं। सो चाइना वो करके 100 क्यूबिट, 200 क्यूबिट, 400 तक पहुंच गया। उसके लिए 400 से 1000 पहुंचना एक जंप है, सिर्फ डबल का जंप। हमारे लिए 10 टाइम्स का जंप। डू यू थिंक एट वन पॉइंट प्राइवेट कॉर्पोरेशन वो क्रैक कर लेगी? प्राइवेट कॉर्पोरेशन क्या? कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी, प्राइवेट कंपनीज को क्रैक कर लेगी, एंड दे विल बी मोर पावरफुल देन गवर्नमेंट एंड कंट्रीज। आपको अभी क्या लगता है दुनिया में गवर्नमेंट होती क्या है? मतलब आपने इतना बताओ, मजेदार सवाल पूछ लिया ना क्योंकि बिना प्राइवेट कॉर्पोरेट के कोई गवर्नमेंट होती ही नहीं है। दुनिया देख लो आप, हर देश का ये खेल है। एक्सप्लेन करो थोड़ा। तो जैसे कि आप चाइना की बात करते हो, चाइना में आप गौर से देखोगे तो जो पिछले 60-70 सालों में जो लोग रूल किए हैं वो मोरलेस एक ही फैमिली को बिलोंग करते हैं, और एक इकोनॉमी उनके कंट्रोल में है। दैट्स वाई दे आर रूलिंग इट। यदि वो इकोनॉमी या जो वेल्थ उनके पास नहीं है तो वो कंट्रोल ही नहीं कर सकते। सेम हैपन इन अदर कंट्रीज ऑल्सो, कि कोई ना कोई एक बिजनेस कॉन्ग्लोमरेट होता है। जैसे मैं आपको एक बहुत सुपरफिशियल एग्जांपल दूं कि इलॉन मस्क ने ट्विटर क्यों खरीदा? ऐसी क्या आफत आ गई थी? ट्विटर को खरीदने से क्या होना था? क्या? ट्विटर इज नॉट अ सोशल मीडिया टूल एनीमोर। ट्विटर इज अ पॉलिटिकल टूल। इलेक्शन जीतना है और नैरेटिव सेट होता है। इंडिया में कितने लोग ट्विटर यूज करते हैं? रेयरली करते होंगे, इतना ज़्यादा बड़ा थोड़ी यूजर बेस। इंडिया में 140 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं। 1.5 करोड़ से ज़्यादा लोग ट्विटर यूज़ नहीं करते। मैक्सिमम शायद 2 करोड़, मतलब मेरा डेटा 1.5 करोड़ का है। 1.5 करोड़ में भी 30% मैं कह रहा हूँ फेक हैंडल होंगे। 1 करोड़ लोग नैरेटिव सेट कर देते हैं मेन स्ट्रीम मीडिया का। मेन स्ट्रीम मीडिया पे न्यूज़ चल जाती है कि ट्विटर पे चीज़ ट्रेंड कर रही है,
तो ट्विटर पे कोई चीज ट्रेंड कर रही है तो पूरी इंडिया थोड़ी ना बोल रहा है, पर आप देखो कंट्रोल तो कर रहे हैं। इतना बड़ा इम्पैक्ट, आप उस इम्पैक्ट से किसी देश की गवर्निंग सिस्टम कंट्रोल कर सकते हो, वो जो किया। सो दैट वाज द रीजन, वो पेमेंट उसका था। तो पहले तो ये कि जो आपका सवाल था कि कॉर्पोरेट के हाथ में आ जाएगी, कॉर्पोरेट के हाथ में ही होती है, एक कॉर्पोरेट से दूसरे कॉर्पोरेट में स्विच करती है चीजें। सो टुडे यू आर सेइंग गूगल, मेटा, पेपैल माफिया, they are more powerful than governments and countries. कैम्ब्रिज एनालिटिका का केस पता होगा आपको? नहीं, बताओ। यूके की एक कंपनी थी कैम्ब्रिज एनालिटिका, दे क्लेम्ड कि दे वर मैनिपुलेटिंग इलेक्शंस अराउंड द वर्ल्ड। हर कैम्ब्रिज, हाँ, ओपनली उन्होंने कहा कि हमने बिहार इलेक्शन से लेकर लास्ट जो हिलेरी वाला इलेक्शन था वो से लेकर अफ्रीकन कंट्री से कई सारे इलेक्शंस ब्रेक्सिट मैनिपुलेट किया। दे सेड दिस, उन पे केस हो गया, कंपनी बंद हो गई। उनसे पूछा गया कैसे करते हो, बोले फेसबुक से डेटा लेते हैं एंड देन वी मैनिपुलेट योर ओपिनियंस। सो 2018 में आई वाज इन यूके फॉर अ ट्रेनिंग प्रोग्राम, डिफेंस एकेडमी यूके में था मैं। तो वी वर ट्रेन्ड बाय द पर्सन फ्रॉम कैम्ब्रिज एनालिटिका एंड ही गेव अस द कंप्लीट एल्गोरिथम कि भाई इस तरह से हम करते हैं, कैसे क्लस्टरिंग करके। कांग्रेस उनका क्लाइंट था ना इंडिया में। तो उन्होंने ब्रेक्सिट जो डिसीजन हुआ उसका फाइनल वोटिंग परसेंटेज क्या था? 49%, 51%। और कैम्ब्रिज एनालिटिका ने कहा कि हमने करीब 7% वोट मैनिपुलेट कर दिया था। तो इसका मतलब ये पब्लिक ओपिनियन तो नहीं थी। उसके बाद कैम्ब्रिज एनालिटिका बंद हो गई, उस जैसी 1000 कंपनीज और खुल गई जो यही काम कर रही हैं। फेसबुक के ऊपर भी पेनल्टी लगाई गई, पर फेसबुक से कहा गया कि भाई आप ये डेटा ले रहे हो, लेते रहो, पर बता दो लोगों को कि आप ये डेटा ले रहे हो। तो अभी जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, बता के करते हैं। तो ये खेल है सर। तो मैं कोई भी चीज़ ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, मतलब हर चीज़ जो कॉन्स्पिरेसी लग सकती है आपको, कॉन्स्पिरेसी है नहीं। क्योंकि अब आप गौर से देखो तो जो हमारे आसपास के देश हैं, चाहे वो नेपाल में हुआ है या बांग्लादेश में हुआ है या श्रीलंका में हुआ है या पाकिस्तान में, इसमें सोशल मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है। बिना सोशल मीडिया इम्पैक्ट के ये चीज़ें करना पॉसिबल नहीं है। और यदि सोशल मीडिया ही बायस्ड हो गई तो फिर किसी देश के हाथ में भी है। सी दिस इज ट्रू। इसे कॉग्निटिव हैकिंग बोलते हैं कि लोग आपके माइंडसेट को हैक करने की कोशिश करते हैं और उससे बचना चाहिए। आप किसी भी इंसान के हाथ में अगर वो थोड़ा सा टेढ़ा है और वो चाहता है, या कोई कंपनी के हाथ में वो चाहती है आपको मैनिपुलेट करना, तो कर सकती है। वो आपको रातों रात लड़वा सकती है, वो आपको आपके भाइयों के बारे में नफरत करा सकती है, वो आपको किसी रिलीजन के बारे में, कास्ट के बारे में, कंट्री के बारे में कुछ भी करके, कैसे भी लड़ाई करके आपको रोड पे उतार सकती है, जो एग्जैक्टली दूसरी कंट्रीज में होता है, अपनी कंट्री में होता है। बहुत लोग करते हैं ये। दिस इज हाउ वोट्स, पॉलिटिक्स, सब मैनिपुलेट होता है, राइट? कॉग्निटिव हैकिंग। एंड बहुत सारी कंट्रीज ऐसे बोलती हैं कि फ्यूचर, जैसे पहले जो होता था, पहले इकोनॉमिक कॉलोनाइजेशन होता था। 3 स्टेजेस बोलते थे कि पहले पावर कॉलोनाइजेशन होता था कि मिलिट्री जाएगी और उधर जाके सब खरीद खूद के बना के पावर दिखा के अपना कि हम गन वन से तुमको मार डालेंगे, जैसे ब्रिटिशर्स ने इंडिया पे रूल किया वैसे तुम्हें कॉलोनी बनाती थी, रूल करती थी। फिर जो चाइना की थॉट प्रोसेस आई, इकोनॉमिक कॉलोनाइजेशन, इतना एक देश को दूसरे देश को, अपने देश से दूसरे देश को इतना लोन दे दो, इतना पैसा दे दो, कभी वो वापस ही ना कर पाए। करेक्ट। जब वो वापस ना कर पाए तो उनका एयरपोर्ट ले लो, उनका पोर्ट ले लो और फिर धीरे धीरे कंट्रोल करो। एंड थर्ड है जो अपेरेंटली लोग बोलते हैं, यूएस एंड नाउ चाइना ऑल्सो बिलीव्स इन दिस, इज डेटा कॉलोनाइजेशन, कि एक देश के लोगों का इतना डेटा ले लो कि जब भी वो हमारे खिलाफ खड़े हो या कुछ हो तो उनको डेटा का मैनिपुलेट करके उनकी थॉट प्रोसेस टेढ़ी कर दो, ताकि आपस में इंटरनली वो लड़ लूट लें, ताकि वो इतने बड़े ही ना बने कि वो हमारे देश के सामने खड़े हो जाएं, टक्कर बना। राइट? दैट इज हैपनिंग ऑल अराउंड द वर्ल्ड। बट ये गवर्नमेंट एक्सप्लॉइट करती है, कोई कंपनी करती है। वही मैं कह रहा हूँ कि कोई भी गवर्नमेंट होती क्या है, गवर्नमेंट, व्हाट इज गवर्नमेंट? जब आप डेमोक्रेसी की बात करते हो, आपसे कहा जाए कल आप इलेक्शन लड़ लीजिए मुंबई में, तो आप जाएंगे, आपको कोई टिकट दे देगा, आप लड़ लेंगे? कैन यू डू दैट? नहीं कर पाएंगे ना। सबको पता है कि टिकट के लिए भी पैसा चाहिए, रेट लगे होते हैं। पैसा के लिए आप किसी बिजनेसमैन के पास जाओगे कि यार तू पैसा डाल, मैं टिकट लेता हूँ, मेरा इन्फ्लुएंस है, मैं जीत जाऊंगा, फिर अपन चुका देंगे। तो यही तो सब कर रहे हैं। 2 दिन पॉलिसी तेरे नाम पे हो जाएगी। तो फिर आप फिर कैसे कह रहे हो कि गवर्निंग सिस्टम बड़ा बिना कॉर्पोरेट के चल सकता है? कैसे चलेगा?
जब हम और आप लड़ ही नहीं सकते, या भले आप शायद लड़ लें, मैं तो मेरी प्रॉब्लम ये है कि 540 सीटें ही है ना, पर जब डिमांड एंड सप्लाई इतनी ज्यादा है, मतलब गैप इतना ज्यादा है, तो जिनके पास पैसा होगा वो उसे कंट्रोल करेगा ही. Which company do you think, or which companies do you think, किसका सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस होगा दुनिया में? जो सबसे ज्यादा ग्रो करेगी उसका सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस है, वो ग्रो ही इसलिए कर पा रही. हाँ, आज सबसे नाम दो ना, टॉप 5 कंपनीज जो आपको लगता है जिनका सबसे खतरनाक इन्फ्लुएंस है, अगर आज वो टेढ़ी हो जाए तो सब क्रिएट कर सकती है. रैकस सबसे ज्यादा गूगल का है. क्यों? क्योंकि 80% फोन में बैठा हुआ है गूगल, 80% फोन उसके पास. और गूगल बड़ा स्मार्ट है. जैसे कि आप फोन में एप्लीकेशन अपनी आज की डेट में लॉन्च कीजिए. जैसे लोग मेरे सवाल पूछते हैं, सर फेसबुक का कोई कंप्यूटर क्यों नहीं है, या यूट्यूब का कोई स्ट्रांग कंप्यूटर क्यों नहीं खड़ा हो पाता, या दुनिया भर की ऐप आती है, कुछ के हो जाते हैं, कुछ के नहीं होते. ऐसा क्यों है? क्योंकि गूगल ये चाहता नहीं. उसने अंडरस्टैंडिंग बना रखी. एप्पल के संग भी है, हर किसी ने इन लोगों के संग, जैसे जो बाकी प्लेयर हैं, जो लार्ज प्लेयर हैं, उनके संग उनकी अंडरस्टैंडिंग है कि विल गिव यू प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट. अब आप कोई और आएगा तो मैं उसको परफॉर्मेंस वो वैसा दूंगा ही नहीं. तब तो हम आपके प्रॉफिट में शेयर करेंगे, क्योंकि वी विल कंट्रोल इट. एंड दैट हैपेंस इन एनी इंडस्ट्री. इट्स नॉट कि भाई इसी लोग कुछ अलग कर रहे हैं. हर इंडस्ट्री में ऐसा होता है कि जब एक टॉप लेवल पर 2 बड़े लोग जुड़ते हैं तो कहते हैं आपस में आप जुड़ जाते हैं. मेरे थ्रू तू कमा, तेरे थ्रू मैं कमाता हूँ. बच्चों को खत्म कर देते हैं. Do you think TikTok को blocking भी is also that American companies came together and be like America versus China, let's just throw them out? ये रीज़न यही होता है, मैं बता रहा हूँ कि क्योंकि अभी जब पेमेंट गेटवेज आए इंडिया में, बहुत सारे आए जो UPI वाले ऐप्स थे, और फिर अचानक से गूगल पे आया तो बाकी लोगों ने कंप्लेन करनी शुरू की, क्योंकि वो रहेगा थोड़ा बहुत अभी तो, क्योंकि वो पहले से हैं गूगल के, इसलिए चल रहे हैं. यदि वो गूगल पहले होता तो घुसने ना उस लेवल पे पहुंच ही ना पाते. तो कई सारे जहां वो ऑलरेडी लीड ले चुका है, वो ठीक है, नए वाले वहां तो नहीं एंट्री कर पाओगे आप, क्योंकि वो बहुत बड़ा बिजनेस है. लेकिन पॉइंट इज कि कॉर्पोरेट ही चलाते हैं, चाहे गूगल हो चाहे एप्पल हो. ये इनकी इकॉनमी है. आज की डेट में माइक्रोसॉफ्ट का जो आउटरीच आया, 120 कंट्रीज में चीजें स्टैंड स्टिल हो गई. 2 बजे दोपहर में माइक्रोसॉफ्ट ने अनाउंसमेंट कर दिया कि अरे वो तो यार एक पैच रिलीज था क्राउड स्ट्राइक का, उसकी वजह से ऐसा हुआ था. तो आपको क्या लगता है, इज इट ओके? मतलब 120 कंट्रीज के अंदर लाखों करोड़ों का नुकसान हुआ. फ्लाइट नहीं चल रही है, वो जो इंफॉर्मेशन सिस्टम्स है वो बंद हो गए, बहुत सारी और भी चीजें क्रिपल हुई. विंडोज जहां था सब जगह हड़कम मच गया. और माइक्रोसॉफ्ट पर 1 रुपए की पेनल्टी भी नहीं लगाई गई, किसी भी कंट्री ने नहीं लगाई. आपके संग एक नुकसान कर दो, आपके घर से ले जाएंगे पैसे सरकार वाले की. जो अकाउंटेबिलिटी इतनी टाइट होती है. आपने कोई प्रोजेक्ट किया, फॉर एग्जाम्पल डैम बनाया, गिर गया, तो सजा तो हुई ना आपको. माइक्रोसॉफ्ट पे क्यों नहीं हुई? क्यों नहीं? और फिर माइक्रोसॉफ्ट क्या अनाउंस कर रहा है उसको भी देखते हैं. माइक्रोसॉफ्ट ने कहा साहब हमारी कोई गलती नहीं है, वो तो क्राउड स्ट्राइक का पैच था. प्रैक्टिकली देखिए, हम सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं. देखिए मेरा पर्पज ये होता है कि हमेशा लोगों को एक इनसाइट वो दे दिया जाए जो शायद उस एंगल से नहीं देखते. सच और गलत का ठेकेदार तो हम है नहीं. माइक्रोसॉफ्ट की वैल्यूएशन क्या है? 3 ट्रिलियन से ऊपर होगी. क्राउड स्ट्राइक की वैल्यूएशन क्या है? 100 बिलियन होगी. यदि आज की रेट में वही गलती मान लेता माइक्रोसॉफ्ट, भाई मेरी गलती से, तो पता उसका शेयर कितना गिरता? मान लो 10% गिर जाता, तो 2-4 कंट्री गरीब हो जाती. सड़क पे जाती, इतना पैसा निकल जाता मार्केट से, तोड़ से निकलता. क्राउड स्ट्राइक ने गलती मानी तो कितना शेयर गिरा उसका? 10% गिरा, 10-15%. कितना नुकसान हुआ? 10 बिलियन. माइक्रोसॉफ्ट ने कहा यार ये खुले हैं, रख ले तू. ऐसा भी तो हो सकता है. तो कई बार हम बलि का बकरा ढूंढते हैं. अब मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यदि प्रैक्टिकली जिसने भी IT इंडस्ट्री में काम किया, ऐसा नहीं होता कि कोई थर्ड पार्टी पैच रिलीज करे और हम बिना टेस्ट के रिलीज करते हैं. ऐसा तो हो नहीं था. और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी कम से कम 6-7 लेयर की टेस्टिंग होती है. एक एक्सटर्नल टेस्टिंग होती है, इंटरनल टेस्टिंग होती है, थर्ड पार्टी टेस्टिंग होती है, फिर कंप्लायंस टेस्टिंग होती है, फिर ऑडिट्स होते हैं, फिर इसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है, उसका रिस्क क्या है, उसके बाद जाके रिलीज होता है. आप इतनी आसानी से कैसे चीज को इग्नोर कर सकते हो कि मतलब किसी ने नहीं देखा था और फिर कोई पेनल्टी भी नहीं. एक और बड़ा इंटरेस्टिंग साइड बताता हूँ. 2 साल पहले एक ऐप आई एनम ऐप करके. एनम ऐप? ANOM, एनम. ओके. तो वो डार्क वेब पे प्रमोट होना शुरू हुई कि ये
एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड है, मोस्ट सिक्योर ऐप है, व्हाट्सएप से ज़्यादा सिक्योर है और टेलीग्राम से भी और सिग्नल से भी, मतलब क्रिमिनल्स ने इसको यूज़ करना शुरू कर दिया। हर क्रिमिनल हर जगह एनम ऐप पर भाई। उसके बाद लास्ट ईयर FBI ने 16 कंट्रीज में रेड डाली एक साथ और करीब $8 बिलियन के एसेट कॉन्फिस्केट किए, जिसमें क्रिप्टो करेंसीज, गोल्ड, ड्रग्स, एमिनिशंस, कार हैं, सब कुछ कुल मिला के $8 बिलियन का। ये न्यूज़ देखना आप। पता क्यों? क्योंकि एनम ऐप FBI ने बनाई थी। उनको डार्क वेब का एक बंदा मिला, उसको उन्होंने कूटा कि भाई गेम को थोड़ा बड़ा बनाते हैं तो ये ऐप प्रमोट कर। अब वो बंदी, उसकी क्रेडिबिलिटी थी तो उसने अपने नाम से वो ऐप प्रमोट करनी शुरू कर दी, लोगों ने यूज़ करनी शुरू कर दी। FBI ने कहा कि और बड़ा तो धप्पा तब करेंगे जब गेम बड़ा बन जाएगा। तो आप कैसे भरोसा करोगे कि आपके फ़ोन में जो ऐप है या VPN है या चैट ऐप है, उसका असली कंट्रोलर है कौन? और कौन कौन सी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने फेक ऐप्स बनाई है जस्ट टू स्पाई ऑन पीपल या जस्ट टू ऐसे ढूंढ के? एक रशिया की बहुत बड़ी कंपनी है जिसने एंटीवायरस बनाया, जो रशिया, और उसने वो एंटीवायरस पूरी दुनिया में बेचा। उस पर सवाल भी आए कि साहब ये तो सर्वेलेंस करते हैं, कई जगह बैन भी हुए, पर किया उन्होंने क्या किया? एंटीवायरस बना के डेटा कलेक्ट किया और क्या कंट्रोल किया। बहुत सारे बड़े बड़े ऑपरेशन किए जो मिल जाते हैं गूगल। ऐसे हर कंट्री की इंटेलिजेंस एजेंसीज करती है, बिल्कुल करती, कुछ ना कुछ फेक ऐप बनाते हैं ताकि उनकी सिटीजन है जो गलत काम कर रहे हैं पकड़ा जाए। रिलीजियस ऐप बनाई जाती हैं जो जिहादी एक्टिविटीज़ होती है ना, उसको उनको टारगेट करने के लिए कुछ ऐसे ऐप्स जो करेंगे इंस्टॉल, एंड देन यू कैन मॉनिटर कि कोई टेरर एक्टिविटीज में कोई घुस रहा है तो उसको पकड़ तो हर तो आदमी की माइंडसेट देख के हम उसको टारगेट करेंगे ना कि आपकी कमजोरी है क्या। पहले पोर्नोग्राफिक वेबसाइट के थ्रू ट्रैप किया जाता था, तो लोग और स्मार्ट हो गए तो फिर दूसरी वल्नरेबिलिटीज ढूंढी गई। क्रेजी। तो कौन सी, टेल मी अ स्टेट या सिटी जहाँ पे सबसे ज़्यादा क्राइम होता है? राजस्थान तो इस समय ऑलमोस्ट नंबर 1 है। राजस्थान, और राजस्थान का जो बॉर्डर एरियाज है जिसमें गुड़गांव तक में कॉल सेंटर पकड़े गए, नोएडा में कॉल सेंटर पकड़े गए, मथुरा का जो बॉर्डर एरिया है, मथुरा जो राजस्थान से लग जाता है, उसमें बहुत ज़्यादा कॉल सेंटर पकड़े गए। यहाँ पर कर्नाटका में बहुत ज़्यादा ऑपरेशंस हो रहे हैं, फिर नीचे वाला औरंगाबाद है वो है। तो ऐसे जहाँ पे भी बॉर्डर होगा वहाँ कोई ना कोई हॉटस्पॉट बन जाता है। आपको पता है जब ये 150 लोग रेस्क्यू कराए भारत सरकार ने, कुछ लोग थे जॉब के नाम पर, उनको थाईलैंड ले जाया गया और फिर लाओस में जाकर उनको इनह्यूमन कंडीशंस में रखा गया और उनसे कहा गया कि तुम अब साइबर क्राइम करो, लूटो, वरना तुम्हें खाना नहीं देंगे, और मारा पीटा गया, ऐसे करते थे। जब यहाँ से इतने लोग गायब हुए, पुलिस कंप्लेन आने लगी, तो ये करीब 1-1.5 साल पुराना मामला है। तो उसके बाद MEA एक्टिव हुआ और उन्होंने 150 लोग लाओस से रेस्क्यू कराए जो एक बिल्डिंग में बंधे हुए थे, वापस ले आए। उस समय मैंने एक स्टेटमेंट दिया था, मैंने कहा था ये 150 लोग नहीं होंगे, ये कम से कम 1.5 लाख लोग होंगे। ये मैंने ऐसे ही बोल दिया था। मैंने कहा ये इंडिया है, यहाँ कोई भी चीज़ छोटी नहीं होती है। तो अभी न्यूज़ आई महीने भर पहले कि इंडिया में इस तरह के करीब 20-25 हज़ार लोग आइडेंटिफाई किए गए जो गायब हुए हैं जॉब के नाम पर। तो मैंने कहा देखो, ये पिछले 1 साल से, मतलब जो जॉब के नाम पर बाहर गए और वापस नहीं आए। अब ये सोचिए, जब अच्छा इनके इंटरव्यूज भी आप देखना, इन्होंने जो बताया कि किस तरह टॉर्चर किया जाता था, इनह्यूमन कंडीशंस, खाना भी नहीं दे रहे हैं, मार भी रहे हैं। क्या करते थे? गिव मी फुल प्रोसेस, मुझे नहीं। तो जैसे यहाँ से लेके यहाँ पहले इनको ट्रैप किया गया कि भाई जॉब है, थाईलैंड में जॉब है और इतना पैसा देंगे, पूरा फॉर्मल प्रोसेस होगा, इंटरव्यू होगा, सब होगा। किसी गांव में गए, बोला कि तुम्हें जॉब देंगे? नहीं, ऑनलाइन इंस्टाग्राम के थ्रू अच्छा कनेक्ट बनता था और इंटरव्यू होता था स्काइप के थ्रू। उसमें सारे बाहर के लोग ही इंटरव्यू भी लेते थे। मतलब ऐसा पूरा माहौल बना दिया जाता था कि आपको नौकरी लग रही है, हाँ लग रही है, और आप एक्साइटेड होके, और फिर आपसे कहा जाता था कि साहब आपके जो एग्रीमेंट बनना है, कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है, उसके लिए इतना पैसा भेज दीजिए, तो आप वो भी भेज देते थे। फिर आप आ जाइए, तो आप चले जाते थे ज्वाइन करने। फिर वहाँ पहुँचते थे तो एयरपोर्ट से बस आपको पिक करती थी और आप देखते थे कि आप अकेले वहाँ लैंड नहीं किए, आपके संग 20-25 लोग गए यहाँ से, इंडिया से एक बार में ऐसे 20-25-50 लोग जा रहे थे। क्योंकि जो बंदा पकड़ा गया उसने बताया कि मेरे साथ ही उस दिन 22-25 लोग थे। फिर हम लोगों को तुरंत एक बस में बैठा के, बस चलती है, आई थिंक 7-8 घंटे लगती है क्या, उसके बाद जाके लाओस ले जाती है।
वो एक बॉर्डर एरिया है, वहाँ पर कुछ ऐसे पॉकेट्स हैं जहाँ पर ज्यूरिडिक्शन दोनों कंट्रीज़ की नहीं है। ओके। तो और वहाँ पर कुछ अबंडेंट बिल्डिंग है, वहाँ से ऑपरेट करते हैं। अब वहाँ बिठा के बोले खाना भी नहीं देंगे और तो टारगेट सेट करेंगे कि इतना नहीं आएगा पैसा तो कल ये नहीं मिलेगा, फिर मारते भी थे, ज़्यादा चिल्लाओगे, फ़ोन भी नहीं देंगे। उनका जो टेक्निकल सिस्टम तो वैसा था कि वही नंबर डायल करेगा, आप सिर्फ बात कर सकते हो। तो आप देख रहे हो हर तरीके से उन्होंने इतना टाइट कर दिया। वो तो फिर ट्रेसिंग की गई, मूवमेंट ट्रेसिंग, लोकल पुलिस का सपोर्ट, तब जाके ये 150 रिस्क्यू 500 के आसपास पकड़ा है। हाँ 500 के शायद, लेकिन 20-25 हज़ार लोगों का डेटा अभी जो गायब है। तो इंडिया में कोई चीज़, जब मैं कहता हूँ कि 22,000 करोड़ का ऑफिशियल रिकॉर्ड है एनसीआरबी का कि जो इतना क्राइम हुआ लास्ट ईयर, तो 1 लाख करोड़ तो मैं कम बता रहा हूँ, मतलब जो एक्चुअल होगा ज़्यादा भी हो सकता है। क्रेजी। और इतना सिस्टमैटिक है। एक वेबसाइट पे जाना आप, thispersondoesnotexist.com, तो उसको खोलोगे तो उसमें एक जेन जनरेटेड ह्यूमन फेस दिखेगा आपको। उसको रिफ्रेश करोगे तो हर बार एक नया फेस जनरेट करेगा। अब यू कैन डिसाइड कि आप मुझे बच्चे का फेस दो या लड़की का या इस इथनिसिटी का। वो वेबसाइट करीब 7-8 बिलियन फेस जनरेट कर चुकी है। ये एक की बात कर रहा हूँ। अब आप उस फेस को ले लो, सोशल मीडिया, टिंडर प्रोफाइल, बम्बल प्रोफाइल बना लो, और वो फेस इतना अपीलिंग होता है। फिर आप एक एआई एजेंट रखो पीछे जो हाईली इंटेलेक्चुअल है, जो फ्लर्ट कर सकता है, और फिर ट्रैप करो। कौन बचेगा? आप किसी से कैसे अट्रैक्ट होते हो? क्योंकि आपका इंटरेस्ट और आईक्यू लेवल उससे मैच करे, वो उस बंदा उस तरह से रिस्पॉन्स देना शुरू करे, जोक्स मारे, वन लाइनर हो उसके पास, मतलब डिपेंडिंग, हर आदमी के अपने अपने। ये तो परफेक्ट है, ये तो जैसे आप होगे वैसा कंफर्ट देगा आपको। सो क्रिमिनल्स आर नाउ अडॉप्टिंग दिस एंड टारगेटिंग टीनेज किड्स। क्रेजी। एंड देयर आर गैंग्स हु डू दिस, राइट? इसे बहुत कॉमनली चाइना में बोलते हैं पिग बुचरिंग स्कैम। कि पहले आप एक फंसाओगे, एक पिग ढूंढो और वो ढूंढ के उसको बढ़िया थोड़ा खिलाओ पिलाओ, उसको तैयार करो, फिर उससे धीरे धीरे फाइनेंशियल कॉन्ट्रीब्यूशंस लाओ, फिर उसको प्रोमिसेस करो। एक बार जब वो मोटा तगड़ा हो जाए फट काट दो उसका। तो ये जितने क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट के नाम पे लुट रहे हैं लोग, या शेयर ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट के नाम पे लुट रहे हैं, यही है। प्लस शादी स्कैम भी यही। शादी स्कैम तो टिप्स वाला वही है। शादी स्कैम यही है कि उसको ये एनआरआई है, आपसे बात करता है, एनआरआई बात करके आपको प्यारी बातों में फंसाता है, फिर बोलता है मैं तुझे ऑस्ट्रेलिया ले जाऊंगा, कनाडा ले जाऊंगा, अमेरिका ले जाऊंगा। धीरे धीरे कंट्रीब्यूशन कराता है, मेरे वीज़ा के पैसे लगवा दे, मैं तेरे लिए इंडिया आ रहा हूँ, ऑल दैट। धीरे 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 एक बार बड़ा बना, बहुत स्मार्ट अच्छे दिखने वाले लोग लेते हैं, एंड देन फिर एक बार जब वो आता है, इंडिया आता है, इंडिया ने क्या बोलता है कि मैं एयरपोर्ट पे फंस गया हूँ, कस्टमर में फंसा हूँ, मैं आपके लिए गिफ्ट लेके आ रहा था, तो कस्टम है 10-12 लाख रुपए दे दो कस्टम निकलवाने के लिए, मैं 50 लाख की गिफ्ट लाया हूँ, आपने जहाँ दिए। अच्छा मैं बोलता हूँ ये जो बता रहे हो मोडस ऑपरेंडी, इसमें आईपीएस ऑफिसर तक फंसे हैं। मेरे पास एक डीआईजी का फोन आया, ही वाज ट्रैप्ड, सेम एनआरआई वाले स्कैम, पिग बुचरिंग। मेरे पास जो केसेस में जजेस फंसे हुए हैं, आईएएस आईपीएस फंसे हुए हैं, क्योंकि ये तो पुलिस के पास चीजें जाते भी नहीं है, इनको तो और प्रॉब्लम है कि न्यूज हेडलाइन पब्लिक इमेज। तो ऐसा मैं जो बार बार कह रहा हूँ कि कोई भी सकता है, कोई भी फंसता है, कोई भी फंसता है। ब्यूटीफुल मेन और वुमेन ऑपोजिट जेंडर, इतना खतरनाक होता है ना कि डेटा हनी ट्रैप। लड़कियां भी फंसती हैं। हाँ, मतलब मेरे पास कोविड के टाइम पे केस, लड़कियां ज्यादा फंसती, क्योंकि एक एनआरआई का टैग में जाता है कि एनआरआई शादी करके इंडिया से मुझे और उसका प्रोफाइल इतना अपीलिंग होगा ना कि डॉक्टर है, ये है, वो है। एक लड़की थी जो वहाँ पे तो सब इंस्टाग्राम प्रोफाइल्स भी बन जाती हैं टू लुक लाइक कि ये तो जिंदगी ऐसी जी रहा है, ये मेरी जिंदगी होगी। अच्छा इसमें होता क्या है, जितने लोग जिनकी डेथ हो जाती है उनके सोशल मीडिया प्रोफाइल हैं या उनके लिंक्डइन प्रोफाइल है, क्रिमिनल उनको यूज करते हैं। क्योंकि उसमें हिस्ट्री होती है। सो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू नॉट बिलीव, क्योंकि आपको नहीं पता कि अब ये नहीं है, खासतौर से जो लोग उस एज ग्रुप में 45-50 की एज में मान लो। तो अभी एक लॉ लाने की जरूरत है कि जो लोग इस दुनिया में अब नहीं है उनके डेटा का क्या किया जाए। मतलब बिकॉज वो मिसयूज होता है और यदि वो पब्लिक है, जैसे कि आपने अपना प्रोफाइल ही पब्लिक कर रखा है, तो वो कई बार लोग डाउनलोड करके उसकी कॉपी क्रिएट कर सकते हैं, विच हैपेंस।
तो वैसे तो मैं कुछ सेटिंग्स बताता हूँ जिसको करके आप रोक सकते हो, लेकिन अदरवाइज ऑल्सो वी शुड हैव ए लीगल पावर टू अवॉइड द मिसयूज ऑफ दिस। सेटिंग बताओ भाई। तो इससे एक प्रॉब्लम आती है कि फेसबुक क्लोन कर लेते हैं लोग, कि आपका फेसबुक का प्रोफाइल पिक्चर लिया और नया फेसबुक बनाया, आपके दोस्तों को रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, पैसे मांग रहे हैं या हैक कर रहे हैं उनको। 2 सेटिंग कर लें, आपका फेसबुक कभी कोई क्लोन करेगा ही नहीं। फेसबुक कोई क्लोन करता क्यों है? क्योंकि वो आपके दोस्त देख पा रहा है, आपकी फ्रेंड लिस्ट पब्लिक है। आपने फ्रेंड लिस्ट पब्लिक किया तो देख रहा है दोस्त ही हैं, तो वो आपकी प्रोफाइल पिक्चर निकालेगा और खेल शुरू कर देगा। आप अपनी फ्रेंड लिस्ट प्राइवेट कर लें, सेटिंग्स में जाएं, प्राइवेसी के अंदर एक ऑप्शन आएगा हु कैन सी योर फ्रेंड लिस्ट, उसको करते हैं ओनली मी। उसमें 4 ऑप्शन होंगे, पब्लिक, ओनली फ्रेंड्स, इन बदमाश दोस्तों के अलावा सारे देख लें, ओनली मी एक और, इस तरह से ओनली मी कर लें। आपको कोई फायदा नहीं इस चीज़ का कि आपके दोस्त सारी दुनिया देखे। दूसरा जो कारण है जिसकी वजह से वो ल्योर होगा कि आपने जो पोस्ट किया वो पब्लिक है और उसको जो लाइक कर रहा है वो आपके दोस्त ही होंगे, तो आपके दोस्तों तक उन लाइक्स वाले ऑप्शंस के थ्रू भी पहुंचा जा सकता है। कितने ने लाइक किया, 1000 लाइक हैं, 100 लाइक हैं, 25 लाइक हैं। आपने पोस्ट की विजिबिलिटी ओनली फ्रेंड्स करना। आपकी पोस्ट सारी दुनिया को दिखा के कुछ मिलने वाला नहीं है। या तो आप अमिताभ बच्चन हो तो बात अलग है, यदि आप नहीं है तो फेसबुक 2 तरीके से इस्तेमाल होता है, या तो पेज होगा या प्रोफाइल होगा। प्रोफाइल का पर्पस सारी दुनिया के लिए नहीं होता, तभी उसकी एक लिमिटेड फ्रेंड नंबर्स है। लोग उसको भी एज ए पेज की तरह ट्रीट करते हैं, सारी पर्सनल घर की पिक्चर डाल रहे हैं और पब्लिक डालते जा रहे हैं। उससे क्या होगा, आपके बारे में बहुत आइडिया मिल जाता है। एंड देन फिर जब आप पेज भी देखोगे, यदि अमिताभ बच्चन जी का भी पेज देखोगे तो घर की पिक्चर कभी नहीं होती उनकी, मतलब इट्स वेरी सटल रिस्ट्रिक्टेड। यदि मुझे आपके घर की बेडरूम की पिक्चर मिल गई तो मैं आपका फ़ोन हैक कर सकता हूँ। आप सोचो कैसे हुआ है लोगों के। यदि आपके घर में कोई भी ऑब्जेक्ट मुझे मिल गया कि साहब ये पीछे वॉल पर है, या ये इसमें का कई सारी चीज़ें ऐसी होती जो यूनिक एंटीक हैं, वॉल क्लॉक है, ये है, वो टीवी का मॉडल मिल गया कि साहब इनके यहाँ फलाने ब्रांड का टीवी है, उतना ही बहुत होता है आपके संग ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए। कॉल आएगा आपको कि साहब मैं फलानी जगह से बोल रहा हूँ, वो आपके यहाँ ये वाला टीवी है ना, और उससे लिंक कहानी शुरू हो जाएगी। या कल 2 बजे आप ये कर रहे थे ना, उससे लिंक कहानी शुरू हो जाएगी। सो योर एक्टिविटीज आर एक्सपोजिंग अ लॉट। एंड देन वहाँ से फ़ोन आके एक दिल्ली में केस हुआ, एक व्यक्ति के मिस कॉल पे 75 लाख रुपए निकल गए। मिस कॉल आई उसको 75 लाख गॉन। तो एक जर्नलिस्ट का फोन आया मुझे कि साहब ऐसा हो सकता है। मैंने कहा हो तो सकता है, पर उसके लिए पैकेजेस चाहिए तो वो तो बहुत महंगा आता है, 75 लाख के लिए क्यों कोई करेगा। तो बोले आके डिफेंड कीजिए। तो मैं दिन भर टीवी पर डिफेंड करता रहा कि नहीं नहीं किसी और वजह से होंगे, मिस कॉल से तो मेरे भी निकल जाएंगे, मैं क्या कर लूँगा फिर, हाउ कैन यू स्टॉप ए मिस कॉल। एंड द पर्सन इज शोइंग हिज फोन कि ना तो मुझे कोई अलर्ट आया, ना ट्रांजेक्शन अलर्ट, ना OTP, और मेरे पैसे निकल गए। इवेंचुअली केस दिल्ली पुलिस के पास आया। दे स्टार्टेड द इन्वेस्टिगेशन, आई वॉज ऑल्सो इन्वॉल्व। सबसे पहले हमने चेक किया कि इनके फ़ोन में ऐसी कितनी एप्लीकेशन तो नहीं था ऑफ कोर्स, पर ऐसी कितनी एप्लीकेशंस हैं जो OTP पढ़ती हैं और बाहर शेयर कर सकती हैं, डिलीट करते हैं उसको। तो हर कोई चेक कर सकता है उसके फ़ोन में। सेटिंग्स में जाएं, परमिशन, प्राइवेसी के अंदर परमिशन मैनेजर करके एक ऑप्शन होता है जिसमें कैमरा, माइक्रोफोन, कॉन्टैक्ट लिस्ट, SMS के ऑप्शन दिखते हैं। आप SMS पर क्लिक करेंगे तो यू कैन सी लिस्ट ऑफ द एप्लीकेशन, दोज आर रीडिंग योर एवरी SMS। अब हमें कई बार किसी एप्लीकेशन को सिर्फ एक OTP देना होता है, बट हम उसको लाइफ लॉन्ग परमिशन दे देते हैं। अभी एक ऑप्शन आने लगा है कि अलाउड ओनली व्हेन इन यूज करके एक आता है, तो यू शुड ऑलवेज सेलेक्ट दैट, क्योंकि यदि आप हमेशा के लिए दे देंगे तो हर OTP पढ़ पाएगा वो, हर एक ट्रांजेक्शन ऑलवेज अलाउ नहीं करते, विच इज ए रिस्क। तो ये छोटा सा चेंज है, कर लें। तो हमने देखा कि उनके फ़ोन में ऐसी कोई एप्लीकेशन तो नहीं है जो हर OTP पढ़ रही है और इस वजह से OTP बाहर चला गया। तो उनके फ़ोन में ऐसी कोई एप्लीकेशन नहीं थी जो OTP पढ़ती है। ओके। तो लगा फिर तो मिस कॉल से पैसे गए होंगे। हाँ। तो इतने में जो वहाँ DCP साहब थे उन्होंने मेरे से कहा कि अमित जी ऐसा भी तो हो सकता है कि इसके फ़ोन में एक एप्लीकेशन रही हो और फिर अनइंस्टॉल हो गई हो, इंसिडेंट के टाइम पर रही है और फिर हटा दी गई, हमें नहीं दिख रही, हम तो 5 दिन के बाद केस इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल हो सकता है। पॉडकास्ट के शुरू में मैंने आपको बताया था कि आई कैन सी योर लास्ट 15 ईयर्स ऑफ एप्लीकेशन लॉग्स डैशबोर्ड के थ्रू। कब आपने क्या इंस्टॉल किया, कब अनइंस्टॉल किया, ये सब रिकॉर्डेड है। तो जब हमने देखा तो उनके फ़ोन में थर्सडे को एक एप्लीकेशन इंस्टॉल हुई थी, थर्सडे आफ्टरनून, और संडे नाइट को अनइंस्टॉल हुई थी। वो एक वीडियो एडिटिंग ऐप थी और उसको SMS का एक्सेस था। तो लगा कि यही एप्लीकेशन है जिसने OTP पढ़े, बाहर भेजे, फिर डिलीट कर दिया। पर किसने किया?
क्योंकि ये रिमोटली नहीं हो सकता था, किसी ने फिजिकली किया। तो हमने इनकी लोकेशन देखी दोनों समय की। जब एप्लीकेशन इंस्टॉल हुई तब भाई साहब कहाँ थे, जब एप्लीकेशन अनइंस्टॉल हुई तब कहाँ थे। दोनों समय भाई साहब घर में ही थे। तो फिर घर में किसी ने किया है। घर में 3 ही लोग हैं, वाइफ और 2 बच्चे। तो पहला शक वाइफ पे गया, पर वाइफ से पूछे कौन। तो एक ट्रिक है जिससे आप बिना पूछे समझ सकते हो कि आपके फोन में किसी ने, उस व्यक्ति ने एप्लीकेशन इंस्टॉल किया या नहीं किया। क्या है? मैंने आपको शुरू में बताया था कि कई बार ऐसा होता है कि आपके फोन का जो जीमेल है वो आपके लैपटॉप में भी लॉग्ड इन है। तो मैं आपके लैपटॉप से आपके फोन की हर सेकंड की एक्टिविटी देख सकता हूँ। उसका ऑप्शन होता है myactivity.google.com। ब्राउजर में खोलेंगे और इफ द सेम जीमेल इज लॉग्ड इन, यू कैन सी द एक्टिविटीज ऑफ योर एंड्रॉइड फोन, एवरी सेकंड ऑफ योर एक्टिविटीज। उनकी वाइफ का जो जीमेल था घर के लैपटॉप में भी लॉग्ड इन था। मैंने myactivity.google.com किया, उनकी एक्टिविटीज देखी उस समय की जब हस्बैंड के फोन में एप्लीकेशन इंस्टॉल हुई और अनइंस्टॉल हुई। तो पता पड़ा कि जब हस्बैंड के फोन में एप्लीकेशन इंस्टॉल हुई तब तो वाइफ OTT पे कुछ देख रही थी, और अनइंस्टॉल हुई तब वो घर में नहीं थी, घर से बाहर थी। और हम एज्यूम करके चल रहे हैं इंस्टॉलेशन अनइंस्टॉलेशन एक ही व्यक्ति ने किया है। तो वाइफ इज आउट ऑफ द क्वेश्चन। तो फिर किसने किया? बच्चों ने। एक और ट्रिक बता रहा हूं। एक एप्लीकेशन आती है WTMP, हु टच्ड माई फोन। यदि वो अपने फोन में इंस्टॉल कर लें और यहां रख दें, उससे भी मैंने कई केसेस सॉल्व किए, इसलिए बता रहा हूं। और कोई आके आपके फोन को अनलॉक करने की कोशिश करता है तो आपकी सेल्फी खींच के उसमें सेव हो जाएगी, और वो अनलॉक कर गया तो भी खींच के सेव होगी चुपचाप, कोई आवाज नहीं आएगी, और नहीं कर पाए तो भी खींचेगी। यदि आप अनलॉक कर गए तो फिर आपने जो जो फोन में किया उसका रिकॉर्ड बन जाएगा, उसका स्क्रीन रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा, लॉग पूरा। तो वो एविडेंस होता है जिसको आप एज एन एविडेंस पेश कर सकते हो कोर्ट में कि देखो इस बंदे ने एक खुरापात किया। तो इस केस में तो हमने माई एक्टिविटी से देख लिया। तो दूसरा डाउट अब बच्चे पे गया। बच्चा एक 14 साल का, एक 10 साल का, उसको इंटरोगेट नहीं कर सकते। तो मैंने कहा कि घर में जितनी डिवाइसेस हैं ले आओ, हम देख लेते हैं कि कुछ गड़बड़ हुई है तो पता पड़ेगा। तो सारी डिवाइस ले आए, लैपटॉप, मोबाइल फोन, टैबलेट्स। एक टैबलेट के अंदर एक एप्लीकेशन थी, इसका नाम है डिस्कॉर्ड। डिस्कॉर्ड आप तो हो गए डिस्कॉर्ड में, यदि आपकी जनरेशन नहीं है तो फिर मैं सरप्राइज होता। तो आज की डेट में हर एक टीनेज किड इज ऑन डिस्कॉर्ड। एवरी क्रिमिनल इज ऑन डिस्कॉर्ड, और कई सारे पॉलिटिशियन भी डिस्कॉर्ड पर है। पर क्यों? ऐसी कौन सी चैट है जो व्हाट्सएप पे नहीं हो सकती, डिस्कॉर्ड पे हो सकती है? बिकॉज डिस्कॉर्ड गिव्स यू एनोनिमिटी। डिस्कॉर्ड पे फीचर है कि आपका ना तो मोबाइल नंबर लिंक होगा ना ईमेल आईडी। व्हेन यू क्रिएट एन अकाउंट you get an hashtag kirk5372, and with that hashtag you can communicate with the entire world without revealing your identity. Neither you would know the identity of other person. तो इनका जो बच्चा था 14 साल का, वो डिस्कॉर्ड पर एक लड़की से बात करता था। इसको लगता था कि वो लड़की है, हमें पता है वो क्रिमिनल ही था। उसने इसको एक लिंक भेजा कि अपने फादर के फोन में इंस्टॉल कर दो, तुम्हें 200 रोबक्स पॉइंट्स मिलेंगे। रोबक्स पॉइंट्स आप तो जानते ही होंगे। नहीं पता आपको? सो रोब्लॉक्स करके एक गेम है, ओके, जो कि मार्क जुकरबर्ग जो मेटावर्स बना रहा है वो उसका फाउंडेशन रोब्लॉक्स है। इट्स अ वर्चुअल वर्ल्ड, ओके, जहाँ पे आप रियल वर्ल्ड वाली एक्टिविटीज भी कर सकते हैं। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग गेम। बच्चे सारे खेलते हैं, रोब्लॉक्स, फोर्टनाइट, ये सारे बड़े पॉपुलर गेम। ठीक है। उसमें जब आप एक लेवल पर जाते हो तो आपको करेंसी की जरूरत होती है टू परचेज थिंग्स। तो रोबक्स इज दैट करेंसी जो रोब्लॉक्स गेम में यूज होती है। 200 रोबक्स पॉइंट्स के लिए इस बच्चे ने वो लिंक अपने फादर के फोन में इंस्टॉल कर दी, फिर अनइंस्टॉल भी कर दी, क्योंकि उस लड़की ने कहा कि एक हफ्ते बाद दोबारा इंस्टॉल करोगे तो फिर से मिलेंगे। तो उसे अनइंस्टॉल कर दिया। अब उस जनरेशन के दिमाग में चीज बैठ गई है कि जब पहली बार कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं तो कुछ फ्री मिल जाता है। ओला उबर पहली राइड फ्री, जोमेटो पहला पिज्जा फ्री, कुछ तो देंगे क्योंकि वो तो नॉर्मल है। अब बस नॉर्मल सी के चक्कर में आप कुछ भी इंस्टॉल कर लेते हो, ये रिस्क है। रोबक्स जो करेंसी है वो फास्टेस्ट करेंसी है इस समय दुनिया की। इंडिया से हर साल 5 से 6 बिलियन डॉलर की मनी लॉन्ड्रिंग होती है रोबक्स से। रोबक्स आप पॉइंट कहीं भी खरीद लीजिए दुनिया में और कहीं भी इनकैश करा ले दीजिए, इन रियल करेंसी में इनकैश हो जाता है। तो लोग यहां मूव कर गए। अब आप समझने की कोशिश करो कि किसी को स्कैम करना है तो कैसे कर सकता। हाँ, मतलब आपके पास जब कोई क्राइम करना चाहता है, जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि क्रिमिनल सीधे आपको टारगेट नहीं करेगा। आपके सराउंडिंग्स में इतने एंट्री पॉइंट्स हैं, आपके बच्चे हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपकी वाइफ हो सकते हैं, आपके सपोर्ट स्टाफ हो सकता है, आपका बहुत सारे काम करते हैं लोग। आपका एसी ठीक करने वाला आ रहा है, वो हो सकता है उसके थ्रू घुस जाए।
आप उस पर तो ट्रस्ट करते हो ना, आई नीड जस्ट वन एंट्री पॉइंट जिस पर आप ट्रस्ट करते हो, मैं गेम बना दूंगा। शादी का कार्ड आता था अभी दिल्ली में, लगातार क्राइम हुआ, उसमें पैसे निकल जाते थे, wedding.ap के था शादी का कार्ड, बर्थडे कार्ड पे निकल गए पैसे। तो कहाँ है। तो इस सिचुएशन से बचने के लिए मैं एक ऐप सजेस्ट कर सकता हूं जो आपको बड़े हेल्प करेगी। उस ऐप का नाम है मूवी आर्मर। इसमें 6 ऐसे फीचर्स हैं, जितने अटैक वेक्टर अभी कॉमन है वो उससे आपको बचा सकता है। जैसे कि एक तो अटैक वेक्टर है क्यूआर कोड। अभी क्यूआर कोड बेस्ड फ्रॉड बहुत हो रहे हैं, क्योंकि क्यूआर कोड हम बहुत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। विजिटिंग कार्ड एक्सचेंज क्यूआर कोड, मूवी टिकट क्यूआर कोड, शादी का कार्ड क्यूआर कोड, एडवर्टीजमेंट क्यूआर कोड, पेमेंट तो क्यूआर कोड है ही, वाईफाई कनेक्शन क्यूआर कोड, बिल क्यूआर कोड। क्यूआर कोड इज वेरी कॉमन नाउअडेज। अब आपने क्यूआर कोड स्कैन किया, जैसे मैंने आपको सिचुएशन बताई थी वो वाईफाई के चक्कर में लोग, मैं आपके फोन में घुस जाऊंगा एक क्यूआर कोड के चक्कर में। लोगों को नहीं पता कि क्यूआर कोड, अभी एक इंटरेस्टिंग कहानी सुनाऊंगा इसके बाद, क्या क्या कर सकता है। सेकंड, तो ये जो मूवी आर्मर ऐप है, यदि आप इससे क्यूआर कोड स्कैन करोगे तो इट विल टेक इट टू ए सैंडबॉक्सिंग एनवायरनमेंट, इट विल रन इट देयर, और उसके बाद ये कंक्लूड कर देगा कि ये सेफ है अनसेफ है। क्या ये आपका माइक्रोफोन ऑन कर रहा था या कैमरा ऑन कर रहा था, ये कारण भी बताएगा क्यों अनसेफ है, और पैसे चुरा रहा था तो भी बता देगा। सेकंड जो अटैक वेक्टर है वो लिंक। कि आपने गूगल पे सर्च किया कि मुझे सिंगापुर में क्रूज बुक करना है, और आपको जो लिंक आया आपने पेमेंट कर दिया और आप लुट गए, क्योंकि वहां तो था ही नहीं क्रूज। उड़ीसा में होटल बुक करना है, लेमन ट्री, मैरियट, और आपने जो लिंक आया उस पर पे कर दिया। अब वो मैरियट से मिलता जुलता वो MAR कुछ करके बना देगा वेबसाइट, वैसी ही वेबसाइट होगी, बिल्कुल लेमन ट्री वाली होगी, दिखेगा भी वही, दिखेगा भी, और आपको लगेगा कि तो ऑथेंटिक है। तो यू कैन डिफरेंशिएट। HTTPS भी होगी, आजकल क्रिमिनल HTTP नहीं करते, HTTPS भेजते हैं आपको। जब ये डिजिटल अरेस्ट के केसेस हुए तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की हूबहू वेबसाइट यूज हो रही थी विद HTTPS। सो उसमें था नाम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया gov.in.org ऐसा तो कुछ डोमेन था, मतलब gov.in भी लिख दिया उसमें, और लोगों को बोला जाता था कि इस पर अपना नाम सर्च करो तुम्हारा वारंट दिखेगा। तो आप उसमें नाम सर्च करते थे तो आपकी वारंट की कॉपी मिल जाती थी, तो और डर जाते थे। तो कोई भी लिंक, चाहे आप गूगल सर्च से ढूंढें, चाहे आपको SMS पे आ जाए, व्हाट्सएप पे आ जाए, कोई रिकमेंड कर रहा हो। अभी त्योहार का टाइम है, अभी देखो लुटेंगे लोग आपको, फ्लिपकार्ट पे डिस्काउंट, अमेजोन पे वो क्लोन वेबसाइट आ जाएंगे। आपको स्कैन करना चाहिए कि ये ऑथेंटिक है या नहीं। आपको इतना कई बार ल्योर हो जाते हो आप कि आप वो भूल जाते हो, और ये ऐप वो करती है। तीसरा होता है वाईफाई, जहां पे लोग गड़बड़ करते हैं कि फ्री वाईफाई, पब्लिक वाईफाई। यदि कोई भी वाईफाई है तो आप इस ऐप के थ्रू चेक कर सकते हैं कि वेदर इट इज सेफ अनसेफ, और वो आपको ये बता देगा कि अनसेफ है तो क्यों, क्या करोगे तो सेफ हो जाएगा। और यदि किसी ने वो हैक कर रखा है वाईफाई तो उसका IP भी बता देगा कि ये बंदा है जिसने वायर शार्क चला रखा है, ये आपका डेटा चुराएगा, पकड़ लो इसको। जूस जैकिंग से बता सकता है ये? जूस जैकिंग में तो आप खुद ही केबल डाल देते हो, तो डिटेक्ट करता है, ये डिटेक्ट करता है जूस जैकिंग। यदि आपका डेटा कहीं भी जाएगा, जैसे उसमें जूस जैकिंग में होता है कि हैवी डेटा अपलोड शुरू हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल लोग बताते हैं, जैसे बहुत सारी पब्लिक जगह होती है जहाँ पे चार्जिंग पोर्ट्स होती है, हाँ, तो लोग चार्जिंग चले जाते हैं फ्री में की बात करते हैं, और जैसे ही आपने चार्जिंग पे लगाया, अंदर किसी हैकर ने कोई सिस्टम लगाया, आपका पूरा डेटा, अरे वो कार्ड्स आते हैं छोटे छोटे, मैं किसी भी USB चार्जिंग पॉइंट के पीछे लगा सकता हूँ, तो आपका डेटा पूरा फोन से निकल जाता है। तो ये बचा लेता है। हाँ, ये बचा लेगा, ये आपको वार्न कर देगा कि ये तो डेटा जा रहा है। इसके अलावा इसमें एक बड़ा और इंटरेस्टिंग फीचर है जो है ऐप बिहेवियर स्कैनिंग। जैसे जब आप कोई एंटीवायरस इंस्टॉल कर दो तो वो आपको सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बता देगा कि वायरस है कि नहीं है, ट्रोजन है, रैट है। उस वजह से लोग नहीं लुटते। आपके फोन में ट्रोजन या रैट नहीं आते हैं, ये चांसेस कम है। द चांसेस इज मोर कि आपने एक लेजिट ऐप इंस्टॉल किया और आप लुट गए हो। आपने प्ले स्टोर से उठाई थी, आपको गाइडलाइन क्या दी, प्ले स्टोर से एप्लीकेशन इंस्टॉल करना। तो लोन ऐप से जो लोग लुटे हैं सबने प्ले स्टोर से ही इंस्टॉल की थी। अब वो लोन ऐप्स क्या करती थी कि आपका पिक्चर्स और कॉन्टैक्ट लिस्ट कॉपी कर लेती थी, पिक्चर्स को मॉर्फिंग करके उसको नेकेड पिक्चर बना के गाली गलौज लिख के आप ही के दोस्तों, रिश्तेदारों, कलीग को भेजेंगे। आप प्रेशराइज हो जाते थे, पैसे देते थे। यदि किसी ऐप ने आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट और पिक्चर दोनों की परमिशन ली है तो ये ऐप वार्न कर देगी आपको कि गड़बड़ है, ये तो मत दो। आपने कोई ऐसी ऐप इंस्टॉल की है जो स्क्रीन शेयरिंग करती है, जैसे टीम व्यूअर, क्विक सपोर्ट, एनीडेस्क, ये वार्न कर देगी कि ये खतरनाक है। व्हाट अबाउट आधार कार्ड? अगर किसी के पास मेरी आधार कार्ड डिटेल्स हो, आधार कार्ड का नंबर हो, तो वो क्या कर सकता है इससे? कुछ लुट सकता है इससे? बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है। अभी मैं आपको बताऊं कि मुझे आपका आधार कार्ड मिल जाए,
मैं गूगल पे सर्च करता हूँ, कोई ट्राई मत करना प्लीज, अक्षय कुमार GST, तो मुझे पहली लिंक में अक्षय कुमार का GST नंबर दिख जाएगा। मैंने GST नंबर लिया, पहले 4 डिजिट हटाए तो उसका पैन कार्ड नंबर मिल गया, मैंने उसका पैन कार्ड नंबर ले लिया। अब मैं एक बंदा ढूंढूंगा अक्षय कुमार नाम का, उसका पैन कार्ड मैं इस अक्षय कुमार का नंबर डाल दूंगा, एडिट करके बना लिया, और उसका आधार कार्ड लिया और एक क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर दिया, मुझे एक अच्छा खासा प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। उस क्रेडिट कार्ड आसान थोड़ी होता है कोई क्रेडिट कार्ड निकालना, अभी आप किसी के नाम पे आप आसान, मैं नाम लेके बताता हूँ। हमारे ये जो कौन सी फिल्म आई थी अभी, छावा फिल्म आई थी, उसमें जो विकी कौशल, विनीत कुमार सिंह है, हाँ, जो विनीत। कवि बने, उनके संग हुआ। क्या उनके नाम से उनका सिविल स्कोर खराब हो गया। सेम बता रहा हूँ, जो ये अक्षय कुमार के साथ भी हुआ था, जो मैं कांड बता रहा हूँ, ये अक्षय कुमार, सनी लियोनी, ये जो अनुष्का शर्मा, सबके संग हुआ। क्या न्यूज़ है, बताओ पूरा। उनका सिविल स्कोर खराब हो गया भाई, वो लोन नहीं ले पा रहे हैं। आप विनीत से बात कीजिए, मैं आपको नंबर दूंगा अभी। उनके नाम पे किसी ने क्रेडिट कार्ड इशू करा लिया, परचेज हो आधार गया कार्ड के नंबर हाँ। से, और क्या 20,000 की शॉपिंग हुई है और उनका सिविल स्कोर खराब हो गया है। अब वो कह रहे हैं यार मेरी क्या गलती है इसमें, और बैंक ना हेल्प कर रहा है, ना सिविल वाले हेल्प कर रहे हैं, कोई नहीं, और पिछले 6 महीने से परेशान। ओके सॉरी, मैंने आपको कट कर दिया था, मेरे को एक्सप्लेन करो। इसलिए समझो ये मामला इतना छोटा नहीं, मैं तो नाम लेके इसे बता रहा हूँ। क्या विनीत जी को फोन करना, एक्सप्लेन करो आप। तो विनीत जी का मुझे कॉल आया, कहते यार अमित मैं क्या करूँ। मैंने कहा विनीत जी मैं 2-4 पुलिस वाले दौड़ाता हूँ जिनको टाइट करूंगा। ये एक कंपनी है जिसका ऑफिस यही है आपके अंधेरी ईस्ट में, सोलिटर पार्क में कंपनी है, उसने दिया लोन। तो मैंने कहा होता कि जितने ये NBFCs है देखो, और ये वल्नरेबिलिटी पहले सबके साथ थी, सारे क्रेडिट कार्ड कंपनी के संग थी, तभी तो अक्षय कुमार के नाम पे क्रेडिट कार्ड इशू हुआ, या जो मैं नाम ले रहा हूँ। बट पहले पूरा वो समझाओ, मैंने आपको कट कर दिया था। हाँ, तो फिर से समझ लेते हैं। हाँ, आपको आधार कार्ड नंबर मिल गया, मुझे GST मिला, GST से मैंने आगे के 4 डिजिट उड़ाए तो पैन कार्ड मिल जाता है मुझे। वो पैन कार्ड मैं उसके नाम का कोई दूसरा मिलता जुलता आदमी पकड़ूंगा जो अक्षय कुमार नाम का है, बिहार का आदमी है, झारखंड का है, नाम वहां पे भी ऐसे रखे जाते हैं, हीरो के नाम पे तो रखते हैं लोग नाम। मैं उससे कहूँगा डील है भाई, तेरे को 50,000 दूंगा, 20,000 दूंगा। उसका पिक्चर, उसका सारा डिटेल, आधार इस व्यक्ति का, अक्षय कुमार का, पर नंबर पैन कार्ड पर इसका हीरो अक्षय कुमार का। अब मैंने एक क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर दिया, तो आपको क्रेडिट कार्ड इशू हो जाएगा, क्योंकि जो आपका क्रेडिट रेटिंग देखी जाएगी उसमें तो इसका पैन कार्ड है, जिसमें करोड़ों की डीलें हो रही हैं, तो वो तो आपको कोई भी कार्ड दे देंगे, अगले दिन दे देंगे। पर वेरिफिकेशन में ये अक्षय कुमार है, तो वीडियो कॉल पे तो ये होगा दूसरा वाला, तो वो भी वेरीफाई हो जाएगा। अब आप उसकी परचेजिंग करके गोल्ड वोल्ड खरीद लोगे कहीं दुबई में कहीं, और खेल खत्म, भाग गए। अब सिविल स्कोर किसका गिरा? अक्षय कुमार का। ये कल के दिन इनको कुछ ओडी चाहिए, लोन चाहिए, इनको नहीं मिलेगा। ये कहें यार मैंने तो कुछ किया नहीं, और ये बहुतों के संग हुआ, सनी लियोनी के संग, सबके संग हुआ। तो और क्या तरीके हैं आधार कार्ड मिसयूज करने के? मैं आपके आधार से सिम कार्ड इशू करा सकता हूँ। यदि आपका आधार मुझे मिल गया, थोड़ा सा हेरफेर करूंगा और हो जाएगा। आपको पता है आपका फिंगरप्रिंट क्लोन करने के सिंपल तरीके हैं। अब यूट्यूब पे वीडियो देखोगे फिंगरप्रिंट क्लोनिंग, तो बहुत सारे मिल जाएंगे जो M-Seal, फेविकॉल, बटर पेपर यूज करके क्लोनिंग कर देंगे। मैंने एक वीडियो डाला जिसमें मैंने फिंगरप्रिंट क्लोन किया और फोन अनलॉक करके दिखाया, तो बहुत वायरल हुआ। मैंने कहा यार ये तो हो रहा है। तो आपका एक सर्विस होती है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम में क्या होता है, एक पॉस टर्मिनल होता है। यदि आपका आधार नंबर है और आपका फिंगर है मेरे पास, तो मैं पैसा विड्रॉ कर सकता हूँ। तो इसमें काफी लोग लुटे, लोगों के अकाउंट से पैसे निकल जाते, तो कहते यार मैं तो निकाले नहीं। फिर सरकार ने उस पर लिमिट लगाई कि अब 10,000 से ज्यादा नहीं निकाल सकते। फिर सरकार ने एक और एक स्टेप उठाया, जब उसके बाद भी क्राइम नहीं रुका, क्योंकि वो 4-5 दिन निकल जाते थे, कि अब डिफॉल्ट सबका APS डिसेबल कर दिया। पहले इनेबल्ड होता था सबका, अभी बैंक में आपका डिसेबल होगा। यदि आप APS यूज करना चाहते हो तो आपको इनेबल करना पड़ता है। तो उसके बाद रुके हैं केसेस। सिम कार्ड इशू, आपके नाम से सिम कार्ड चल रहे हैं, आपको पता नहीं होगा, आपको चेक करना है। तो एक इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का, sancharsaathi.gov.in, उस पर जाएंगे तो 6 सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज हैं। उसमें एक सर्विस है कि आप चेक कर सकते हैं कि आपके आधार से कितने सिम कार्ड चल रहे हैं। तो आप वहां जाएं तो tefcop.sancharsaathi.gov.in पर आप जाएंगे, और उस पर जाकर आप अपना आधार से लॉगिन करेंगे तो आपको पता पड़ जाएगा कि आपके आधार से लिंक कितने सिम कार्ड चल रहे हैं। CIR.sancharsaathi.gov.in है और tefcop.sancharsaathi, 2 वेबसाइट। एक पर तो आप ये आधार लिंक वो देख सकते हैं,
तो जितने सिम कार्ड चल रहे हैं वहीं से आप, यदि आपको लग रहा है कि ये मैंने नहीं इशू करा है तो आप ब्लॉक भी करा सकते हैं। अब वहीं पे ऑप्शन आएगा कि आप इसको रिमूव कर दीजिए, ब्लॉक कर दीजिए। तो मैंने अपने एक फ्रेंड को बताया, मैंने कहा देखो ऐसा ऐसा है, करो। तो उसने कहा पटाख से लॉगिन किया उसने, तो उसमें 7-8 सिम कार्ड दिख गया। उसने यार ये तो मैंने कराया नहीं, ये तो मैंने कराया नहीं, फटाफट उसने सारे ब्लॉक करा दिया। अगले दिन उसका सीसीटीवी चलना बंद हो गया, वॉच चलनी बंद हो गई, क्योंकि कई बार आपको याद नहीं होता आपने इशू कराया होता है। हाँ, इधर है ना, और इधर सिम कार्ड चल रहा है कि ना, से तो मैंने कहा ध्यान दे लेना कि डर के एकदम से सारे ब्लॉक मत कराना, बट ये फैसिलिटी है। डू यू थिंक कि गवर्नमेंट पोर्टल जो हैं अब तो सब डिजिटल है, अब रजिस्ट्री भी डिजिटल होती है, आधार कार्ड नंबर निकल जाता है, सब चीज़ें होती है। डू यू ऐसा भी थिंक होता था पॉसिबिलिटी कि क्योंकि सब सिर्फ ऑनलाइन होता है, ज़मीन मान लो आपके नाम की, किसी ने कुछ अटैक वटैक किया और ज़मीन मेरे नाम पे हो गई, डिजिटल रिकॉर्ड चेंज हो सकता है कि नहीं? ये इतना आसान है मैं आपको बताऊं, किसी की ज़मीन मान लो आपकी ज़मीन है गांव में, डिजिटल रिकॉर्ड से पहले तो और भी आसान था। तो मैं मेरे नाम पे करा लूं। मैं आपको केसेस बताता हूँ। आप उम्मीद में हो कि 20 साल से मेरे घर वालों ने ले रखी है, खोल के देखो, अरे है ही नहीं, दूसरे की होता है। तो केस चल रहे हैं कोर्ट में, इतने सारे क्या चल रहे हैं, क्यों परेशान है लोग? आपको पता है कि रजिस्ट्री जो होती है ना, कोई भी किसी की रजिस्ट्री करा सकता है। थोड़ी सी अथॉरिटी में जाके अंडरस्टैंडिंग बनाएगा और वो आधार कार्ड दिखा के रजिस्ट्री करा लेगा। रजिस्ट्री इज नॉट समथिंग विच गिव्स यू गारंटी दैट यू आर ओनिंग इट। फिर क्या देता है? इज ए रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट दैट यस इट हैज बीन नेम्ड ऑन, पर हो सकता है कोई और भी रजिस्ट्री करा के बैठा उसी पर, फिर आपको म्यूटेशन कराना पड़ता है। जब म्यूटेशन आप कराते हो तब वो चेन देखी जाती है कि ये ओनरशिप कहाँ कहाँ ट्रांसफर हुई, अरे अभी तो 2 लोग रजिस्टर्ड हैं इस पर, ऐसा भी मिलता है। तो एक ही जमीन को ये ब्रोकर्स होते हैं, कई लोग 4-4 जगह बेच देते हैं। हाँ, तो जब फिजिकल होता था ना, अब डिजिटल में तो डिफिकल्ट होगा। डिजिटल में थोड़ा कम हुआ है डेफिनेटली, पर डिजिटल में भी देखो क्या होता है। गाजियाबाद में लगातार ऐसे केसेस होते थे, बड़ा फनी है सिचुएशन, कि कोई बंदा है जिसने एक फ्लैट लिया और उसका ओनर यूएस में रहता है, तो वो नहीं आ रहा है, साल में 1 आध बार आना है उसको, रेंट पे भी नहीं दिया उसने। उस फ्लैट में एक बंदा जाके कब्जा कर लेगा, ताला तोड़ेगा, अपना डालेगा, रहेगा, खेल खत्म। अब दूसरा बंदा उसी फ्लैट पर क्लेम ठोक देगा कि ये तो मेरा है, ये बंदा इलीगली यहाँ रह रहा है। वो कोर्ट में केस चला जाएगा, वो 6 महीने कोर्ट में केस चलेगा। उसके बाद जो दूसरा बंदा है वो कोर्ट में एक एफिडेविट दे देगा कि सर सॉरी, मेरी से गलती हो गई, मैं झूठ बोला, ये इसी का घर है, मेरा नहीं है, मैं ऐसी झूठा क्लेम किया था सर, सॉरी। तो कोर्ट डिसीजन दे देगा कि हाँ भाई घर इसी का है, इसका नहीं है, इसका है। वो उस कोर्ट ऑर्डर के बेस पे जाके रजिस्ट्री करा लेगा उस घर की। आप कह रहे हो रजिस्ट्री की बात, रजिस्ट्री तो करा सकता है वो। जैसे वो रजिस्ट्री करा लेगा, वो उस घर को बेच के बाहर निकल जाएगा। अब वो बंदा वापस आएगा, वो कहेगा यार इसके नाम, ये घर तो मेरे नाम रजिस्टर्ड था। अच्छा, दोनों एक ही ने प्लान, दोनों एक ही थे, उसको तो पता ही नहीं क्या क्या खेल हो गया यहाँ। ऐसे लगातार केसेस हुए, आप सोच रहे क्या हो सकता है। तो इसीलिए एक जो हमारा नीति आयोग है उसने मैंडेट, मतलब एक गाइडलाइन दी कि जितने भी इस तरह के रिकॉर्ड सिस्टम्स हैं वहाँ पर ब्लॉकचेन यूज़ किया जाए, ब्लॉकचेन बेस्ड सिस्टम यूज़ किया जाए। पर अभी ब्लॉकचेन बेस्ड नहीं है, अभी तो सिंपल डेटाबेस एंट्रीज हैं, तो विच कैन बी मैनिपुलेटेड, प्लेड आल्सो, हैक्ड आल्सो। Can there's another last question of the day, okay? Because this is the most wild curiosity question that I have. अब पुलिस रिकॉर्ड्स जो हैं वो भी सारे, पुलिस रिकॉर्ड जितने एंड टू एंड, वो भी सब अब ऑनलाइन होते हैं। किसी को किसी की चार्जशीट फाइल हो गई, कुछ हो गया, कैन दे रिप्लेस दैट एंड चेंज दैट हैक करके? हुआ है कि रिपोर्ट लिखाई किसी के बारे में ऑनलाइन ABCD, उसमें E और D खाया, मैनिपुलेट कर सकते हैं, मैनिपुलेशन हुआ, D और E गायब, A भी बचा, सेक्शंस बदल दिए, वो मैनिपुलेशंस हुए। सी ब्राइबरी से हो सकता है, बट देन क्या ये कोई हैक करके रिमोटली भी? हाँ, हैक करके हुए हैं। मैं अब नाम स्टेट का नहीं लूंगा क्योंकि वो ज़्यादा फिर ओपन हो जाएगा, पर ऑनलाइन होते थे और कोविड के टाइम पे हुआ। तो ऑनलाइन अचानक मैंने पाया कि इनका तो ऑनलाइन FIR सिस्टम ही वल्नरेबल है। तो एक प्रोजेक्ट आपको याद होगा, CCTNS करके एक प्रोजेक्ट आया था, जो ऑनलाइन डेटाबेस बनाया गया, जितने भी क्राइम होते हैं उनका एक सेंट्रल डेटाबेस बनाने की कवायद शुरू। पर इतना क्राइम है, इतना डेटाबेस, तो वो हर स्टेट के लिए फिर नोडल्स उसके अपॉइंट हुए। इससे पहले पैरेलल FIR ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम हर स्टेट ने स्टार्ट कर दिया। तो उसमें एक स्टेट था जिसका FIR एडिट कर सकते थे, डिलीट करा सकते थे, बहुत कुछ हो सकता था उसमें। तो मैंने रिपोर्ट किया, तो उसके बाद वो फिक्स हुआ, क्योंकि ये लोग भी किसी पार्टी को देकर डेवलप कराते हैं एप्लीकेशंस, और उसमें वल्नरेबिलिटीज होती हैं, बिल्कुल होती है।
Well, thank you so much. Thank you for coming here and talking Pleasure to is me. all mine. मज़ा आ गया, बहुत सारी बातें. Thank you. भाई दिमाग ऐसे लग रहा है बट डर के ही चलना पड़ेगा. कोई भी सेफ नहीं है, सबको हैक किया जा सकता है. बट वो बात अच्छी थी कि जो विटनेस बन जाओगे, अगर आप विटनेस जैसे यदि आप देखोगे तो ऑब्जर्व problem करते हो होता ना, है. तो चीज़ें तो फिर आपके संग नहीं होगा. बस. कि आपको पता तो देखो पड़ ही जाता है. ट्रू. परफेक्ट. थैंक यू सो थैंक यू मच. सो मच. थैंक यू भाई. डन. थैंक यू सो मच ये एपिसोड एंड तक देखने के लिए. अब आपको 3 चीज़ें करनी है. नंबर 1, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि हम इसी तरह और ज़्यादा वैल्यूएबल गेस्ट आपके लिए लेके आ पाए एंड हम वो उनसे क्वेश्चंस पूछ पाएं जो आप चाहते हो. नंबर 2, मुझे कमेंट्स में ये बताओ कि आप और कौन कौन से गेस्ट हैं जो देखना चाहते हो हमारे पॉडकास्ट पे, ताकि हम उन्हें लेके आएँ और उनसे वो सवाल पूछें जो आप चाहते हो. एंड नंबर 3, ये एपिसोड किसी एक इंसान के साथ ज़रूर शेयर करना जिसकी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज आएगा, क्योंकि एक कॉन्वर्सेशन इनफ होती है किसी की लाइफ चेंज करने के लिए. I'll see you next time. Until then, keep figuring out.